So let's start everyone, your 12th accountancy batch, and let's start the fantastic journey of accountancy. It's a long journey, April to March. सबसे पहले हमें ये समझना है, आज हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हम फर्स्ट डे। हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे हमें पढ़ना क्या है, चीज़ें क्या हैं। ठीक है, आज लेक्चर भी होगा, आज फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे हम, बट हमें पता चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले पूरे साल में, है ना। ये बताइए सबसे पहले, क्या डिफरेंस था, व्हाट वाज डिफरेंट इन +1 जो 12th क्लास से डिफरेंट होगा। आपने क्या पढ़ा है, मींस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन +1 एंड +2। ये बताओ, +1 में आपने क्या स्टडी किया था अकाउंट्स में, क्या था वो। गुड। उदित बेटा आप यहाँ आ जाओ, इधर मुझे आप दिख नहीं रहे, वहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या किया था, वेरी गुड, एग्जैक्टली। अभी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, अभी क्या है, पार्टनरशिप है। इट मीन जितना हमने 11th क्लास में कर लिया, सबसे बढ़िया आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि उसमें से कुछ भी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए +1 के अगर आपको एक भी चैप्टर नहीं आता है या सारे आते हैं, उसका डायरेक्टली +2 से कोई लिंक नहीं है, बिकॉज यहाँ हम स्टार्ट ही वहां से करने वाले हैं जहां पे हमने +1 को ड्रॉप किया था। अब अगर मैंने 11th में सोल ट्रेड करवाया था आपको, तो सोल ट्रेड में क्या किया था हमने, अभी मैं आपके लिए पार्टिसिपेशन क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास में पार्टिसिपेट करना मस्ट है। आपको आज समझाऊंगा कि 3 स्टेप्स होते हैं हमारे। आप में से बिकॉज ज़्यादातर सब ओल्ड स्टूडेंट ही हैं, कुछ एक न्यू फेसेस हैं मेरे लिए, बाकी तो सब ओल्ड स्टूडेंट हैं। आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं मैंने वो भी नोट किए हैं, आपने भी नोट किए हैं, उससे रिजल्ट भी इफेक्ट हुआ होगा +1 के अंदर, है ना। तो वो नहीं करनी हमें, इसलिए यहाँ पर हम 3 स्टेप्स पे वर्क करेंगे, वो मैं आपको आज वो भी बीच में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम है बेटा, जो सबसे ज़रूरी काम है, बाकी सारे काम मेरे पे छोड़ दो। पढ़ाना मैंने है, आपके डाउट्स लेने हैं, होमवर्क देना है, स्ट्रिक्ट भी मुझे होना है, प्यार भी मुझे करना है ना, सब कुछ मैंने करना है, टेस्ट भी बनाना है, डिस्कस भी करना है, वर्कशीट है, सब कुछ है। बस आपका ना एक ही चीज़ चाहिए, वो अगर होगा हो गया तो बाकी सारे काम चलेंगे। दैट इज़ पार्टिसिपेशन, क्लास में पढ़ना कैसे है। तो आपका पार्टिसिपेशन यहीं से बनता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना है। नहीं भी आता तो भी दो, गलत दो कोई बात नहीं, बट दो, साइलेंट बैठना। अब देखा होगा +1 में जो साइलेंट बैठता है, ज़्यादा चुप रहता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में था, उसको ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ा सिलेबस, चाहे रिकॉर्डिंग से पढ़ना पड़ा, है ना। आप क्लास में अटेंटिव होने चाहिए। उसका एक ही तरीका है, दो तरीके हैं बेसिकली। एक, आप पार्टिसिपेट करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे 2 + 2 कितने होते हैं, 10 - 2, 4 3 20 - 18, 2। आंसर दे रहे हो ना। अच्छा, कोई 3 भी बोल देगा चलेगा, वो मैं सिखा दूंगा कि 20 - 18 2 कैसे आता है, वो तो मेरा काम है, मैं टीचर। आपका काम बस बोलना है, आपस में नहीं, मेरे साथ। ठीक है। दूसरा, लेक्चर के साथ लिंक करना बेटा, कनेक्ट रहना। ये 90 मिनट्स, है ना, 90 मिनट्स क्लास हुआ करेगी हमारी। आज भी हम 90 मिनट्स, आज तो चलो फर्स्ट 15 मिनट्स हमने नहीं किया, तो आज जितनी भी क्लास होगी उसमें आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है। और उसका एक ही तरीका है, सब लोग बोलते हैं ना, पेरेंट्स भी टीचर्स भी, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, पर कोई सिखाता नहीं कि फोकस कैसे करना है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना जिसको डाउनलोड कर ले हम कि फोकस करना आ जाए। तो फोकस का बेटा एक ही तरीका है, जो चीज़ यहाँ चल रही है उसके बारे में अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछते रहना। और ये आप हर बार करते हो, जब भी आप कोई मैच देखते हो, जब आप कोई मूवी देखते हो, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है, स्पोर्ट्स होगा, कुछ तो होगा, गेम्स होंगी। अगर हम मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो हम 1 घंटा भी खेल रहे हैं, क्योंकि मतलब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, नेक्स्ट लेवल क्या आएगा। क्रिकेट में होता है कि अब नेक्स्ट बॉल पे क्या होगा। अब अगर एक विकेट गई, हम अपने आप से बात कर रहे हैं बेसिकली, एक विकेट गई तो मैच अपने हाथ में। अगर ये 100 बना गया तो गए, फिर तो इंडिया हार गया। हम अपने आप से बात कर रहे हैं, जबकि पता है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरी इस तरह से बात करने से उधर कुछ नहीं होने वाला। उधर तो वो सब कुछ है जो कर रहे हैं वो, एक्चुअली तो वो लोग ही खेल रहे हैं 22, बट फिर भी 2 कंट्रीज खेल रही होती है वहाँ पे। हर बंदा अपने दिमाग में खेल रहा होता है, हर कोई एक्सपर्ट बन के बोल रहा होता है कि आज देखना ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ये 50 बना ही नहीं पाएगा, ये आउट हो जाएगा। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्वेश्चनिंग। अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाओ, आप कॉन्सेंट्रेट अपने आप रहोगे। 90 मिनट्स कैसे निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। फिर 90 मिनट्स करते 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 आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। नवंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हम कमिटेड हैं। आपको पूरा करिकुलम रिटर्न में मिलेगा, वैसे मैंने जो चीज़ फाइल्स दी हैं आपको उसमें भी लिखा हुआ है। नवंबर तक, लास्ट ईयर हमारा सिलेबस 30 नवंबर को ओवर हो गया था, तो इस बार भी उसके आसपास हो जाएगा ओवर। देन रिवीजन स्टार्ट होगी,
देन उसके अंदर 10 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, फिर मॉडल टेस्ट, सॉरी सैम्पल पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वो सब चीज़ें हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, है ना, बाकी आपको पता चल जाएगा। टोटल पूरे साल में हमने 5 टेस्ट सीरीज करनी है आपके साथ। 11th क्लास में टेस्ट सीरीज 2 ही रहती हैं, लेकिन 12th क्लास लॉन्ग टाइम है मेरे पास, अब आपके 3 to 4 मंथ ज़्यादा हैं। अप्रैल मई जून में अब कहीं नहीं थे यहाँ, अभी तुम मेरे साथ हो अप्रैल मई जून, जुलाई में जाके तुम सब आए थे, फिर फेब भी हमारा पूरा नहीं था, मार्च भी नहीं था, अभी मार्च तक क्लासेस चलेंगी आपकी। 31 मार्च को मेरा अकाउंट्स का पेपर था इस बार, तो 30 मार्च तक यहाँ क्लासेस चलेंगे। रादर हम मार्च में एक स्टडी मटेरियल बना के देते हैं आपको, वो पूरा पेपर उसमें से आता है, तो पेपर की टेंशन मत लो। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे बोर्ड एग्जाम का पेपर दे देना बस मैं वही कर लूँगा, वो भी मिल जाएगा मार्च में, ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्या क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फेब तक हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए, सिलेबस के लिए। तो मार्क्स की टेंशन मत लो, वो दिलाना मेरा काम है, आपका सिर्फ एक ही काम है पढ़ना। और उसके बाद 3 स्टेप्स होते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूँगा। स्टेप 1, क्लास में कैसे पढ़ना है। 2 तरीके है बेटा, पार्टिसिपेट करना है और कॉन्सेंट्रेट करना है। आपस में बातें नहीं करनी, ठीक है, आप फ्रेंड्स हो तो वो चीज़ क्लास के बाहर छोड़ के आनी है। यहाँ पे पूरा फोकस लेक्चर की तरफ कनेक्ट करना है उसको, और उसके लिए अपने दिमाग में क्या करने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं। आज मेरा पूरा लेक्चर क्वेश्चन वाइज चलेगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ से हर बच्चा जब आज निकलेगा तो आज का पूरा लेक्चर याद करके निकलेगा। हमें डेली लेक्चर को समझना भी है, ऑन द स्पॉट याद भी करना है। ये 12th क्लास है ना, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होंगे। आज थ्योरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। नोट्स आपको 1-2 क्लासेस के बाद मिलेंगे, एक पता चल जाए कौन किस बैच में है। फिर उसके बाद आपको बुकलेट मिलेगी जिसमें थ्योरी नोट्स होंगे और वर्कशीट्स होंगी। तो पहला स्टेप है बेटा जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, वो है हाउ टू स्टडी इन क्लास। उसके 2 स्टेप्स बता दिए, क्वेश्चनिंग, पार्टिसिपेशन, दिमाग में क्वेश्चन पूछते रहो, लिंक रहते रहो। 90 मिनट्स की क्लास को यहाँ पर स्टोर करो। अरे अभी इधर, हाँ यही मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड करो यहाँ पे। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो रिटेंशन कैसे हो पाएगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगी एग्जाम में। तुम आज का लेक्चर अगर 2 दिन बाद भूल गए, घर में होमवर्क ही नहीं कर पा रहे, तो इससे बुरा हाल क्या होगा, है ना। इसलिए लेक्चर को सुनना है फर्स्ट स्टेप। यहाँ से बेटा आपकी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। सेकंड अंडरस्टैंडिंग होती है होमवर्क से। होमवर्क आपकी बुक भी चलेगी, ये आपकी बुक है अकाउंट्स की, टीएस ग्रेवाल, जो हम करते हैं ऑलमोस्ट सभी चंडीगढ़ के स्कूल्स में या पूरे इंडिया में ये बुक चलती है ना। ये बुक हम करेंगे, ये मेरी क्लास वर्क में खत्म कर दूंगा मैं, इसमें से ज़्यादा होमवर्क नहीं हुआ करेगा। होमवर्क के लिए मैं आपको वर्कशीट दूंगा, वर्कशीट में हम आपकी नोट्स की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी कवर करते चलेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में भी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी जैसे थ्योरी है, थ्योरी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, जैसे आज मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस जो हम आज पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसकी एक वर्कशीट होगी जो आपको मिल जाएगी, राइट। ऐसे रोज बस आपका एक टारगेट होगा। कितना इंटरेस्टिंग है कि आज जाना है, हमने पहले लेक्चर अटेंड करना है, वो भी इस तरह से मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में टीच करता हूँ, आप बोर नहीं कभी होगे। आज मैं थ्योरी भी कराऊंगा तो आप बोर नहीं हो सकते कभी भी, न्यूमेरिकल में तो होते नहीं। बस आपको उस दिन का जो प्रसाद मिल रहा है, रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, वो है वर्कशीट। वो डेली एक वर्कशीट मिलनी है। मैंने वो अब छोड़ दिया कि आपको पहले ही दिन बुकलेट दे दूंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पहले हम ऐसा करते थे और आगे पीछे हमारी इंस्टीट्यूट की ऐड होती थी, रिजल्ट्स होते थे, वो सब छोड़ दिया। अभी सिर्फ फोकस इस बात पे है, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि 200 क्वेश्चन करने हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको एक दिन में 10-15 क्वेश्चन देने हैं, बस वही करके लाओ, बस बहुत है बेटा। उतना भी कर लोगे तो देखो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे बुक के अलावा पूरा चंडीगढ़ आपके फ्रेंड्स ये बुक कर रहे होंगे, पर हम इस बुक से बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ सीबीएसई के लिए प्रिपेयर नहीं करना, मुझे आपको सीबीएसई के बाद के लिए भी प्रिपेयर करना है। बाद में वो सब फंस जाते हैं, अभी तो वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, पास होने के लिए पढ़ते हैं या 100 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, और नॉलेज बहुत वास्ट है, उसको कवर करने के लिए वर्कशीट्स होती हैं हमारी। फिर आप सीयूटी के लिए भी तैयार हो, सीए फाउंडेशन के लिए भी तैयार हो, एमबीए के लिए भी हो, क्लैट के लिए, हर चीज़ के लिए जहाँ जहाँ अकाउंट्स आएगी बेटा, जहाँ जहाँ एंट्रेंस होगा, वो सब कुछ +2 पे बेस्ड है। +1 का कोई चैप्टर दोबारा नहीं आता, सिर्फ उसके बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं पूछूं डेबिट क्या था, क्रेडिट क्या था, फाइनल अकाउंट्स क्या था, बस वो बेसिक वाइज इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ लिंक नहीं होना है। तो सेकेंड अंडरस्टैंडिंग कहाँ क्रिएट होगी आपकी, घर पे। घर पे क्या करोगे, सेल्फ स्टडी वर्कशीट इसलिए मैंने आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया है। अगर आप यहाँ 90 मिनट्स क्लास लेके जा रहे हो, कल घर पे रहो और उसकी सेल्फ स्टडी करके होमवर्क करो। बेटा आप जो मर्जी टाइप के स्टूडेंट हो, है ना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक काम करना है, वर्कशीट करनी है।
तो अब आपके मार्क्स नहीं भी आने चाहिए तब भी आ जाएंगे, वो वर्कशीट आपको दिलाएगी। बाकी तो क्लास वर्क होना ही है। यहाँ से सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, फिर डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन में ऐसा क्यों होता है कि 2 ही बच्चे डाउट पूछते हैं? सब पूछो ना, सब लोग ट्यूशन पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? मेरे लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, किससे, ताकि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, अपने लिए पढ़ रहे हो ना। तो डाउट फिर आप क्यों नहीं पूछते? और जो डाउट नहीं पूछता सबसे ज्यादा डाउट उसी के होते हैं, वो फिर सीधे एक ही बार डाउट बोलता है, सर चैप्टर नहीं आता, वो एक ही डाउट बोल देता है, उसमें फिर कैसे करेंगे? और +2 के चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। +1 जैसा नहीं है कि 2 दिन 2 टॉपिक दी, 2 लेक्चर लिए और डेप्रिसिएशन कर समझा दिया आपको, है ना। अब वो नहीं है, वहाँ आपके लिए डेप्रिसिएशन बड़ा चैप्टर होता था, फाइनल अकाउंट्स एक्टिफिकेशन। आज उसके कंपैरिजन पे 10 गुना चैप्टर्स हैं, मतलब डिफिकल्ट वाइज भी, कॉन्सेप्ट वाइज भी। इसलिए आपको क्लास में भी पूरा पार्टिसिपेशन पढ़ना होगा, घर पे होमवर्क करना होगा। इसके बाद बेटा इन 2 चीज़ों के बाद भी आप 80-85% मार्क्स ले सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना पड़ेगा, जो टॉपर्स करते हैं और उनके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है। तो अगर आप में से टॉपर्स हैं यहाँ पर या बनना चाहते हैं, या आपका टारगेट है 90-95 प्लस लेना, 95 प्लस सब अच्छा होता है, किसी के लक से 100 भी आ जाते हैं, किसी के 98 रह जाते हैं, बट उसकी तैयारी 100 के लिए होती है जिसके 95 प्लस आते हैं। वो है थर्ड अंडरस्टैंडिंग बेटा, वो है नोट्स। उसको हम +2 में बोलते हैं 1 पेज नोट्स। क्या बोलते हैं? मैंने कल की क्लास में भी ये बात कही थी, आपको बता रहा हूँ। 1 पेज नोट्स का मतलब है मैंने जो पूरी बात समझी दो बार में, जैसे मैंने समझाई, पहली अंडरस्टैंडिंग कहाँ क्रिएट होगी? यहाँ। अब यहाँ अगर मैं ही अच्छा टीचर नहीं हूँ तो आपकी कैसे होगी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट? फिर चाहे वो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में मैं मैक्रो टीच करूँगा आपको, निधि मैम इंडियन इकोनॉमी टीच करेंगे, या बिजनेस स्टडीज, वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है, इन डेप्थ जाते हैं। जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है वो आपकी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में सक्सेसफुल होता है, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है। बाद में ठीक है, डाउट्स का रोल है, टेस्ट लेने का रोल है, वो चीज़ें ठीक है, पर्सनली आप इंडिविजुअली आते हो पढ़ने के लिए, आपके डाउट्स के वहाँ सब रोल है। लेकिन सेकंड जो स्टेप है वो तो आपका है ना, घर पे पढ़ के होमवर्क करने का। लेकिन जो थर्ड स्टेप है बेटा, इन 2 स्टेप से क्या समझ आया उसे आपने नोट्स में लिखना है। वो मैं सिखाऊंगा आपको, आज तो नहीं, मैं आपको एक अलग से सेमिनार दूंगा, फिर मैं मंडे बैच के बच्चों को बुला लूंगा, वो हम एक संडे फिक्स कर लेंगे, आपको सिखाएंगे नोट्स कैसे बनाने हैं। जल्दी ले लेंगे वो क्लास को एक, उसमें आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। अभी 2 हफ्ते तो आपको लगेंगे बेसिक समझने में, उसके बाद वो नोट्स बनने स्टार्ट होंगे, जिनको बोलेंगे 1 पेज नोट्स। जिन्होंने ये 1 पेज नोट्स बनाए हैं, चाहे वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, कहीं भी कुछ कहीं भी है बेटा, वो 100 मार्क्स का रिजल्ट दे के गया है। मतलब आप बड़े सिंपल से स्टूडेंट हो तब भी आपके मार्क्स आएंगे, इतना मैजिक है उसका। सिंपली अगर आपने कोई मूवी देखी, 3 घंटे की मूवी देखी, उसको देख के आपको क्या समझ आया? क्या किसी को स्टोरी सुनाने में 3 घंटे लगते हैं? क्या सारे डांस के स्टेप्स करके दिखा रहे हो उसको, सारे डायलॉग सुना रहे हो? नहीं ना। आप उसको बोलते हो ये होता है भी, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, खत्म मूवी। 3 घंटे की मूवी को 10 मिनट में सुना दो किसी को, और हमने कोई नोट्स बनाए भी नहीं उस टाइम मूवी देखते हुए, याद होगी बस वो, क्योंकि हम वहां पर क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे, खुद से बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे, मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने आप से, मूवी पूरी याद होगी। यहाँ मेरा लेक्चर याद नहीं होता आपको, मूवी पूरी याद रहती है। फिर हम उसको सुना भी सकते हैं किसी को 3 घंटे में। 6-7 घंटे का क्रिकेट मैच देख के किसी को पूरा आधे घंटे में सुना दो, 15 मिनट लगते सुनाने में, कि पहले इंडिया ने बैटिंग की, वहाँ वहाँ ये सब हुआ। तो मतलब आप जो समझते हो क्या वो लिख सकते हो? लिखने में सिर्फ आपको 1 पेज लगेगा उस पूरे टॉपिक के ऊपर। वो 1 पेज भी कैसे बनाना मैं सिखाऊंगा। तो 3 अंडरस्टैंडिंग है बेटा। मैं चाहूंगा कि आप में से हर बच्चा वर्क करे। ऐसा ना हो कि +1 में 4 बच्चे हीरो हैं क्लास के और बाकी सब उन्हीं को देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके रिजल्ट्स भी नहीं आए होंगे इतने अच्छे जिनके आए हैं। हमारा हाईएस्ट रिजल्ट 96 रहा है, माधव के 96 आए हैं, राजवीर का रिजल्ट शेयर किया था कल, स्वाति का मैसेज आया था, शी गोट 91 मार्क्स। चाहे वो बच्चा कोई गवर्नमेंट स्कूल का है, चाहे वो केवी का है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है, मुझे तीनों के रिजल्ट्स मिले हैं। तो किसी का कोई डाउट तो होना चाहिए कि सर इस बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट ना आया हो, लेकिन मेरे क्लास का रिजल्ट तो आया है, मेरे हर टाइप के स्टूडेंट का रिजल्ट तो आया है, और +2 के रिजल्ट तो हमेशा रहते हैं हमारे। इसलिए आप में से भी वो बच्चे आएंगे, पर वो 4-5 क्यों, बस आप सब लोग क्यों नहीं हो? हाँ, किसी का दिमाग कम हो सकता है, किसी का IQ कम हो सकता है, हार्डवर्क बढ़ा लो अपना। एक चीज का सब्सिट्यूट है बेटा, आप में से कोई स्टूडेंट अगर एक चीज को 2 बार समझता है तो मेरे पास क्या सब्सिट्यूट है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तथास्तु नहीं कर सकता ना, मैं क्या कर सकता हूँ? हार्डवर्क कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है रिपीट बैच में आ जाओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, शाम को वापस आ जाओ, अलग से आ जाओ मेरे पास, रिकॉर्डिंग देख लो, सारी फैसिलिटी आपको दी होंगी हमने, सब कुछ आपके पास होगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। इसके ऊपर हम अलग से एक सेमिनार करेंगे, वहाँ समझाएंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं आप में से, है ना, आप हो
और आप सब हो। तो बेटा आप सबके ऊपर ना जो भी हैं यहाँ पे 3-4 स्टूडेंट न्यू, तो कैलकुलेशन को लेके हम आपकी एक अलग से क्लास लगाएंगे, क्योंकि +1 के स्टूडेंट को सिखाया हुआ है कैलकुलेशन को लेके, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। इन्हें पता है कि 48,000 का 2.5% कैसे करते हैं, पहले 10%, 5%, प्लस माइनस, वो सब सिखाया हुआ है इनको। ठीक है, फिर इन्होंने उसको फॉलो किया नहीं किया, उस हिसाब से ये लोग आगे पीछे है। मैं फिर से दोबारा वो चीज़ एक क्लास लगाऊंगा, लेकिन +2 में टाइम नहीं है। +1 में तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सिखाते वक्त टाइम ही टाइम होता था, 3-3, 4-4 क्लासेस में सिखाते थे, अब टाइम नहीं है। अब कैलकुलेशन पे टाइम है ही नहीं सिखाने का, वो +1 का मैटर था, इसलिए अलग से सिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है। अब देखो मेरी पूरी टीचिंग क्वेश्चन आंसर राउंड में होगी। ठीक है, आप आंसर देंगे, जहां बैठे हो सबको दिख रहा है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आज की पूरी क्लास आपके ऐप पे आ जाएगी, दोबारा सुननी हो दोबारा सुन सकते हो। आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तो मैंने बात पूछी थी आपसे आज आते ही। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या डिफरेंस है बेटा +1 और +2 में। यस, आपने बोला सर +1 में ना हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे, मतलब एक सिंगल ओनर। बिजनेस कौन करता था, सिंगल ओनर। जैसे इस इंस्टीट्यूट का ओनर मैं हूं, तो इस बिजनेस का सारा प्रॉफिट लॉस मेरा है, तो वो आपने किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हम पार्टनरशिप की बुक्स बनाएंगे तो उसकी जर्नलिटीज डिफरेंट है? नहीं। तो +1 के जितने भी चैप्टर्स आपने किए, देखिए कितने चैप्टर्स किए अपने +1 के। आपने बेटा जर्नल किया, जर्नल के बाद मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीच के चैप्टर्स भी हैं, सब थ्योरी भी हैं। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, BRS, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग क्वेश्चन, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, सब इसी का पार्ट हो गया। जब हम लेजर पे पहुंच गए, मतलब सबके बाद पहुंचे, जर्नल के बाद लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। क्या आपको लगता है कि पार्टनरशिप में ये चीजें नहीं बनती होंगी? यहाँ भी बनती हैं। कंपनीज में नहीं बनती होंगी, यहाँ भी बनती है। इसलिए जब +1 में आप ये सब चीजें सीख चुके हो बेटा, आपको ये कुछ भी द्वारा नहीं आना। इसलिए मैंने कहा था गुड न्यूज है कि +1 का कोई चैप्टर द्वारा नहीं आता +2 में। +2 स्टार्ट ही कहां से होती है, वेयर +1 एंड्स। जहां पे +1 एंड हुई थी वहीं पे +2 स्टार्ट होगी। तो +2 कहां से स्टार्ट होगी, फाइनल अकाउंट से। यस, गुड, क्योंकि हमारा +1 कहां खत्म हुआ था, फाइनल अकाउंट। दैट वाज द लास्ट चैप्टर विद यू। फिर फाइनल अकाउंट से एक और था सिंगल एंट्री वाला, वो आपके सिलेबस में डिलीट हो गया था। तो फाइनल अकाउंट्स को कहां छोड़ा था आपने, याद है? हाँ। अगर नेट प्रॉफिट आया था तो हम खुश हो जाते थे कि नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करो, बैलेंस शीट मैच होगी। तो वहीं वहीं पे हमने +1 को छोड़ दिया, नेट प्रॉफिट आया उसको बैलेंस शीट में ले गए, और वो पूरा नेट प्रॉफिट किसको दे दिया, ओनर को दे दिया। ओनर एक ही था, तो झगड़ा तो नहीं था कोई कि प्रॉफिट कैसे बांटना है। लेकिन अब है झगड़ा बेटा। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर ही इसके ऊपर है। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल जिसको बोलते हैं। और इसी पे बेटा हमारा पूरा चैप्टर है, जहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? इन क्वेश्चन के बेस पे ही वर्कशीट मिलेगी आपको, आज नहीं मिलेगी, नेक्स्ट क्लास में मिलेगी वर्कशीट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने तरह की हमारी बिजनेस फॉर्म्स हैं। बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 है। कौन सी? सोल, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी। 3 तरह की है। जो सोल है वो तो हमने बात कर ली, उसकी बुक्स भी बना ली, जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक। अब वहां तक की बुक सेम रहती हैं, चाहे वो पार्टनरशिप की हो या किसकी हो, कंपनीज की। इसलिए कोई द्वारा सिलेबस नहीं आता कभी भी कि जर्नल सीखो, लेजर सीखो। ये क्लियर होगी ना बात कि +1 का सिलेबस द्वारा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो कॉमन है। इसलिए हमारी +2 स्टार्ट ही वहां से हो रही है जहां हमने फाइनल अकाउंट से क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट। फिर जब हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं
दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। वो आपका बेटा वॉल्यूम 1 है, जो मैंने आपको दिखाया ना, दिस इज वॉल्यूम 1, यहाँ पे लिखा होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। फिर आता है वॉल्यूम 2, वो भी मार्केट में आया नहीं, जैसे आपको मिला नहीं अभी, वो थोड़ा लेट आता है वो, क्योंकि उसमें चेंजेस होती हैं हमेशा। बुक्स न्यू लेना अकाउंट्स की जब भी लेना, और इंडियन इकोनॉमी की भी डाटा चेंज होता है, तो बुक्स न्यू ही लेना। तो जब हम वॉल्यूम 2 पे आएंगे, वो है कंपनी अकाउंट्स, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 आपके पास है, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वॉल्यूम 2 करने के बाद ये समझ आएगी आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर समझ आ गई तो उसके एनालिसिस कैसे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट्स, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बना के दिए जाएंगे आपको, सिर्फ उसके ऊपर क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो वहां तक का वर्क आपको दोबारा नहीं आने वाला जो आपने प्लस 1 में कर लिया। इतना क्लियर सबको कि प्लस 2 में क्या होगा, 2 चीजें आने वाली हैं। क्या क्या बोलो, बोलो भी सब लोग, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। आज हम वॉल्यूम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं वॉल्यूम 2 करता तो क्या करता स्टार्ट, कंपनी अकाउंट्स। मैं वॉल्यूम 1 कर रहा हूं तो उसका नेम है पार्टनरशिप। ठीक है, ये थ्योरी नोट्स हैं, आपको एक बुकलेट मिलेगी, उससे नोट्स भी होंगे, वर्कशीट भी होगी। बट आज इतना ज़्यादा नहीं होने वाला वर्क, अभी आपको नीड नहीं। आज मैं पीडीएफ शेयर जरूर कर दूंगा, कहोगे तो। ये हमारा बेटा आज का डे है, डे 1। इसमें मैं 2 टॉपिक करवाने वाला हूँ आपको, एक पार्टनरशिप और एक पार्टनरशिप डीड। इतने होगा बस आज की क्लास में। और ये सिर्फ थ्योरी है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या बनते हैं, देखिए क्या लिखा है, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये पूरे सिलेबस की फाइल है बेटा। ये फाइल हमने अभी बिल्कुल रिसेंटली बनाई थी, लास्ट प्लस 2 के साथ, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में, रिवीजन के अंदर। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि उनका सिलेबस उसका उस टाइम चेंज हुआ था, आपका तो ऑलरेडी चेंज है। तो ये क्वेश्चन में अब मैं क्या करूंगा, आपको टॉपिक वाइज डाल दूंगा, क्योंकि तब हमने उनको कराए थे दिसंबर जनवरी फरवरी में। मैं आपको नवंबर तक की करवा दूंगा, ताकि हम और रिवीजन के लिए स्ट्रांगली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन फिर आपके सीयूटी में आते हैं, सीए फाउंडेशन में आते हैं, हर जगह यही आते हैं जहां भी इंटरेस्ट होगा। तो ये A&R क्वेश्चन हैं, हम आपको चैप्टर वाइज नहीं टॉपिक वाइज देंगे। उसके बाद नंबर 2 है केस बेस्ड क्वेश्चन। ये 20 मार्क्स का बड़ा टफ कर दिया है सीबीएसई ने। 20 मार्क्स जो आपके आएंगे वो इन 3 तरह के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तीसरा एमसीक्यूज, तो इन 20 मार्क्स पे ही ऊपर नीचे होना है। किसी के 80 में से 80 आ रहे हैं, किसी के 80 में 65 आ रहे हैं। 65 वाले की कोई वैल्यू नहीं, 80 और 80 की वैल्यू है। बाकी 20 मार्क्स स्कूल आपको अपना दे देगा, क्योंकि वो वाइवा प्रोजेक्ट वगैरह के वहां से मिल जाते हैं, आपको टेंशन लेने जरूरत नहीं है। स्कूल 20 में से 20 लगाता है आपके। तो पूरी फाइट कितने की रहेगी, 80 मार्क्स की। उस 80 मार्क्स में 20 मार्क्स बहुत टफ होते हैं, जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है। इसलिए मेरे पे बर्डन ज़्यादा आ गया है। अब मुझे सब्जेक्टिव भी करवाना है और ऑब्जेक्टिव भी। पहले बर्डन नहीं होता था बेटा, पहले हम सिर्फ क्या करते थे, वी डू ओनली सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव 2-4 क्वेश्चन आते थे एमसीक्यू वाले, वो तो हमारे टेस्ट में सोल्व होते थे। जैसे प्लस 1 में हमने नहीं किया, बट प्लस 2 में हमें करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ये 3 तरह की फाइल्स हम आपके साथ एज ए वर्कशीट शेयर करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के टेस्ट अलग होंगे, वो हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर ही हो जाएंगे, जहाँ टेस्ट दोगे सबमिट कर दोगे। अब स्टार्टिंग से होंगे आपके। प्लस 1 में तो प्लस 1 में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, प्लस 1 में हमें आपको सिर्फ बेसिक सिखाने होते हैं। इसलिए प्लस 1 अलग बहुत डिफरेंट है प्लस 2 के कंपैरिजन पे। यहाँ मेरा हार्डवर्क 10 गुना बढ़ जाता है, तो आपका भी बढ़ेगा। और बाकी आएंगे 3, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होते हैं, उसको लेके तो पूरा साल हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, गुड न्यूज़ क्या है, थ्योरी प्लस 2 में नहीं है। आप में से 40% स्टूडेंट ऐसे मिले जिनके मार्क्स इसलिए नहीं आए प्लस 1 में, क्योंकि प्लस 1 की थ्योरी आप अच्छे से कर नहीं पाए, चाहे वो कोई भी चैप्टर की थ्योरी थी। अब प्लस 2 में थ्योरी है ही नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़नी है, ताकि उसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, वो भी सारे नहीं आएंगे, कोई कोई आएगा, आपको समझ आ जाएगा आज क्या है वो। बट थ्योरी याद नहीं करनी, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। प्लस में बोलता था बेटा याद करनी है, 3 मार्क्स में आएगी, 4 मार्क्स में आएगी, लेकिन अब आपको याद नहीं करनी। तो एक तो टेंशन बच गया कि सर बस क्लास में खत्म हो जाएगी, मैंने समझा दी, आपने समझ ली, और उसकी वर्कशीट दे दी, घर से वर्कशीट कर लाए, काम खत्म हो गया। याद नहीं करना, बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो गया आपके ऊपर। पहले प्लस 2 में थ्योरी होती थी, 3 मार्कर के क्वेश्चन आते थे थ्योरी के, बट अब खत्म हो चुके हैं। ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया गया। अब 100% न्यूमेरिकल पार्ट है या सिर्फ नॉलेज वाला पार्ट है। तो अब पार्टनरशिप में हम आते हैं। सब बातें समझ आ गई। तो 15 मिनट हमारे आपके आने के, अटेंडेंस के, इंट्रो के, उसके बाद 20 मिनट हमने लगाए हैं
आपको समझाने में कि हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद तो बस फिर स्टडी चलेगी हमारी, ठीक है। अब कोई फालतू बात नहीं होगी इसके अलावा। और परसों 3:30 एग्जैक्टली स्टार्ट कर देंगे, सब लोग टाइमली पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पार्टनरशिप। कुछ लिखना नहीं है, नोट्स मिल ही जाएंगे आपको बाद में। अभी आपने बोला बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप थी हमने L+1 में, बता सकते हो उसकी क्या ड्रॉबैक्स थे? अनलिमिटेड, वो छोड़ो, तो यहाँ भी है कुछ ड्रॉबैक्स है बेटा। पहले मैनेजमेंट, फंड्स, है ना। जैसे कल मैंने बोला स्टूडेंट्स को कि हम एक पेट्रोल पंप लगाने की सोच रहे हैं और मैं पर्सन ढूंढ रहा हूँ कि कोई मिल जाए पार्टनर मुझे, है ना। अब वो मैंने बात की जब पेट्रोल पंप के लिए कितने पैसे चाहिए, कि लैंड और सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट से लाइसेंस 4 करोड़ चाहिए, कितने? 4 करोड़। मेरे पास नहीं है। मैं अगर अब से खुद से सोर्सेज लगाऊं तो मेरे पास 4 करोड़ नहीं है। हाँ, ये कि घर सब बेच के करके इकट्ठे तो हो ही जाएंगे। फिर तो बिजनेस स्टार्ट करना ना। बिजनेस स्टार्ट करने की क्या चाहिए? फंड्स। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है सोल ट्रेड में, कि मैं अकेला इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। यहाँ जो भी लिखा है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो बोर हो जाओगे। जैसे कि बोलते हैं टीचर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, स्किल मैनेजमेंट, आपको उस टाइम नींद आ रही होती है क्योंकि वो तो लिखा ही हुआ है, मैंने लिखा है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, बाद में आप इनको पढ़ लेना, है ना। तो 3 ड्रॉबैक्स है बेटा हमारे। पहला, एक हमारे फाइनेंशियल, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा मैनेजमेंट। अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी बाहर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। अगर हम 2 पार्टनर होते, मैं पढ़ा रहा था आपको, मेरा काम होता टीच करना, उसका काम होता मैनेज करना, बाहर के काम करना। अब मैं अकेला हूं तो क्या क्या करूं, सारे काम मुझे खुद ही करने हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है। तीसरा सबसे बड़ा है रिस्क। कोविड आया, 2 साल इंस्टीट्यूट बंद रही, रिस्क मेरा हो गया। कितने कोचिंग सेंटर बंद हो गए। ये तो हम सॉलिड थे, लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं, लॉस सहते रहे, लॉस में भी सब पे करते रहे, रेंट एक्सेट्रा हर चीज़। स्टूडेंट भी नहीं थे उस टाइम तो ऑटोमेटिकली रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी भी किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो सोल ट्रेड जल्दी बंद हो जाते हैं। यही अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो बेटा इन 3 बड़े ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, 1 पर्सन ज्वाइंस हैंड विद अदर। फिर मैं किसी को बोलता हूँ कि तू भी आजा, मुझे एक भाई की जरूरत है, तू भी आजा, हम मिलके स्टार्ट करते हैं, हम दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर मैं एक किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ। तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 2 लोग, 2 पर्सन, ए एंड बी। हमारी पार्टनरशिप का हर क्वेश्चन स्टार्ट होगा ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स। तो इन 3 ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर दिया और हमने सोल ट्रेड से बेटा क्या स्टार्ट कर दिया? पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप पे आ गए, और जब पार्टनरशिप में आए तो पार्टनरशिप हमारा बन गया एक एक्ट, लॉ। और ये लॉ ब्रिटिश का बनाया हुआ है। अब क्योंकि इतना अच्छा बना हुआ है, हमने इसको चेंज ही नहीं किया, ये चेंज ही नहीं हुआ बेटा, ये अभी भी 1932 ही है। क्या है? 1932। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूं आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये याद हो जाएगा आपको। पूछो ये कब बना था? अच्छा, 1947 से पहले बना था, 32 में बना था, याद रखना आपको। हम इस लॉ को पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी सिर्फ अकाउंट्स नहीं है अकेली, अकाउंट्स का क्या आएगा? लॉ आएगी। लॉ में जो लिखा है वैसे ही करना पड़ेगा हमें। +1 की अकाउंट्स में हमने लॉ नहीं पढ़ी कभी, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्ट था ही नहीं। अभी जो भी हम आज पढ़ेंगे वो सब किसमें लिखा हुआ है? एक्ट में। कौन सा एक्ट है? नहीं, इंडियन पार्टनरशिप। पहले ब्रिटिश का बनाया हुआ था, लेकिन नाम तो हमने अपना रख दिया, है ना। इसमें तो हम एक्सपर्ट है ना। तो किसी और की बनाई चीज को अपना नाम लगा दो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या कहता है? सबसे पहले इसके अंदर एक डेफिनेशन है, मैं उसको अपनी पीपीटी में लेके जा रहा हूँ आपको। इस डेफिनेशन को रीड करो आप, क्या लिखा है इसके, जस्ट सेल्फ रीडिंग। इसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे न्यू बेटा आपको, इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट क्या मिल रहा है आपको? सेक्शन 4, वेरी गुड। तो जब भी हम एक्ट पढ़ेंगे ना, एक्ट में ये नहीं होता पेज नंबर नहीं होते, उसमें होता है सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोजेस, ऐसे होती हैं।
तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 4 है जहां पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन पूरे इंडिया में अप्लाई होती है। मतलब आज पूरे इंडिया में अकाउंट्स कहीं भी पढ़ाई जा रही होगी तो वहां पे हर टीचर बोल रहा होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। पर मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको याद नहीं कर सकते। तो आज हमें इस डेफिनेशन को याद करके ही बाहर जाना है। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट क्या कहते हैं वो? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन। अच्छा, रिलेशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बिजनेस रिलेशन, एग्रीमेंट। मेरा बी के साथ क्या है? एग्रीमेंट है, इसलिए वो मेरा क्या है? पार्टनर। एक होता है ब्लड रिलेशनशिप, मेरा ब्रदर है। जैसे घर है हमारा, अगर मेरा एक ब्रदर है तो समझो कि घर दोनों का ही हो गया। अगर फादर ने घर बनाया तो मेरा भी हो गया और उसका भी हो गया। बिना कहीं उसका है, तुम भी अगर दो ब्रदर हो तुम दोनों का ही है, दोनों में बराबर मिलेगा, वो है वो रिलेशन। लेकिन यहां वो नहीं चलता। अगर मैं इस फॉर्म में पार्टनर हूं तो मेरा ब्रदर, मेरी वाइफ, मेरे फादर पार्टनर नहीं है। यहां ब्लड रिलेशनशिप नहीं चलता। यहां पे क्या चलता है? एग्रीमेंट। क्या चलता है? एग्रीमेंट। मेरा एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? वो मेरा पार्टनर है, वो है या मैं हूं, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। और आगे क्या लिखा है? बिटवीन द पर्संस। कितने पर्सन होने चाहिए बेटा? 2 और मोर। अब यहां बड़ी मजेदार बात है, मोर कितने, ये बात पार्टनरशिप में लिखी ही नहीं कहीं। पार्टनरशिप ने ये लिख के छोड़ दिया 2 और मोर, बस। जैसे मान लो ये क्लासरूम है ना, मान लो ये फ्लोर मैंने परचेज किया, पूरा शोरूम खरीदने की तो नहीं थी कैपेसिटी, तो मैंने सिर्फ ऊपर का फ्लोर खरीद लिया। जब मैंने ऊपर का फ्लोर खरीदा तो ये मेरा हो गया। अब ये जो वॉल्स हैं दो तरफ, ये मेरी क्या है? लिमिट। अब मैं इसको इतना पुश करता हूँ, बहुत ज्यादा, कई बार फ्री होता हूँ ना, इसको पुश करता हूँ थोड़ा सा आगे चला जाए, अगर 1 फुट भी मिल गया मुझे तो क्लासरूम और बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन हो ही पाता, क्यों? रीजन क्या बेटा? क्योंकि उधर का एरिया किसी और का है। अगर मैं 1 इंच भी उधर गया, झगड़े हो जाते हैं यहाँ तो। उस टाइम ऊपर आ जाएगा, सर क्या कर रहे हो, अपने शोरूम में रहो ना, हमारे घर में क्यों आ रहे हो, है ना। ये आपकी वॉल है बस यहाँ तक, इसके अंदर जो मर्जी करो ना, जो मर्जी ड्रामे करो, हमें मतलब नहीं। एक भी नेल अगर इधर आ गई ना घर बनाते हुए तो बोलते ना पड़ोसी, इधर नहीं जी, अपने अपने घर में रखो, लिमिट होती है ना वहां पे। तो यहाँ पे भी वही बात है। पार्टनरशिप एक्ट ने बोला 2 और मोर, आगे बोलना भूल गया। फिर कंपनीज एक्ट कहता, फिर मैं बोलता हूँ। कंपनीज एक्ट ने जाके बोला कि 2 और मोर के अंदर मोर कितने? पहले वो मोर थे 20, वो 2016 तक की बात है। फिर चेंज आया 2013 तक की, सॉरी 2013 में, 2013 में कंपनीज एक्ट नया बना, है ना। पहले कंपनीज एक्ट था 1956 में, ये बहुत पहले वाला था, ब्रिटिश का बनाया हुआ, है ना। यहां फिर हमने चेंज किया इसको, नया कब बनाया? 2013 में। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 पूरा इस पे बेस्ड है बेटा। हर साल चेंजेस आती हैं। पार्टनरशिप वही है जो मैंने पढ़ा था, मेरे टीचर ने पढ़ा था। मतलब 100 साल पुराना बंदा मिलेगा, बोलेगा मैंने यही पढ़ा था, वो चेंज नहीं हुआ कभी। लेकिन कंपनीज एक्ट हर साल चेंज होता है, उसमें नई चीजें आती हैं। इसलिए इसने बोला, पहले 1956 बोलते थे, अब बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013। वो कहता कि देखो ऐसा है, मैक्सिमम 50, इससे ज्यादा नहीं। तो इट मीन पर्सन के अंदर ना नंबर्स आते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मैक्सिमम कितने? 50। किस लिए वो मिलते हैं आपस में बेटा वो लोग? who have agreed to share the profit। और मैं आपको बोलूं बेटा, हम 8 बंदे मिलके ना 50 लाख 50 लाख लेके आओ, सब लोग हो गए 4 करोड़, लगाते हैं पेट्रोल पंप और हम बिजनेस करते हैं, देखना इतना अच्छा चलेगा कि 2 साल के बाद लॉस हो जाएगा, और हम लॉस को बांट लेंगे 2:1 रेशो में। तो क्या कोई मेरा पार्टनर बनेगा? कोई नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा एग्रीमेंट बनता है प्रॉफिट के लिए। वो बैड लक है कि क्या आ गया? लॉस। कुछ लोगों ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था, कोविड आ गया, लॉस हो गया। पहले 2 साल तो लॉस ही रहा उनको, शॉप से बंद रही, कस्टमर ही नहीं था मार्केट में, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस भी हो सकता है, बट हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी सिर्फ प्रॉफिट के लिए। देखो एक डेफिनेशन कितने वर्ड्स हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे,
वो भी प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। सबराज यहाँ क्वेश्चन पूछे ना इसके बाद, बिजनेस का बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर 3 फ्रेंड्स मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी खरीद के रख देते हैं, 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 5 साल बाद वो प्रॉपर्टी होगी 18 लाख की, 18 लाख की, कितना प्रॉफिट हुआ? अब तुम लोग सब नहीं बता रहे, सुन नहीं रहे हो ना मेरे क्वेश्चन, मेरी बात पे ध्यान दो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन लेके आओ, नहीं तो +2 में तुम पीछे रहोगे बस, बाकी सब आगे होंगे। और किसी को समझ नहीं आ रहा, पेरेंट्स परेशान होंगे, मैं परेशान होऊंगा कि क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि रीजन तुम खुद होगे। चेंज योर सेल्फ एल्स यू विल बी एक्सचेंज्ड। अपने आप को चेंज करो, नहीं तो तुम्हें एक्सचेंज कर दिया जाएगा। मतलब तेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, बाकियों को मिल जाएगी। तेरे को एक्सचेंज कर दिया कि नहीं, तेरे को नहीं, तेरे आए ना कम मार्क्स, इसको आगे आने दे। ऐसे अगर मेरे अंदर कमी है तो स्टूडेंट्स मुझे चेंज कर देंगे, मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपडेट होना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। सीबीएसई का नया स्टडी मटेरियल क्या आया है उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा आपको, 100 मार्क्स का रिजल्ट लाने पड़ेगा मुझे, टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, इसलिए आपको बेटा चेंज होना पड़ेगा। हर चीज़ डिफिकल्ट होती जा रही है डे बाई डे, तो तुम वही नहीं रह सकते। कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ। बिजनेस क्या है वो समझा रहा हूँ, जिसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है। +1 में पढ़ा था ना, बिजनेस एक्टिविटी अकाउंटिंग टर्म्स में, जहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। अब प्रॉपर्टी को खरीदा 10 लाख का, 10 लाख, बेचा कितने का? 18 लाख का, कितना प्रॉफिट हुआ? 8 लाख। किसको मिलेगा? तीनों को, किसी के रेशो में, जिसने पैसे ज्यादा लगाए उसको ज्यादा मिल जाएगा। क्या ये बिजनेस हुआ? नहीं, नहीं बिजनेस नहीं है बेटा, ये जस्ट एक को ओनरशिप है प्रॉपर्टी की। बिजनेस वो होता अगर तुम प्रॉपर्टी डीलर होते, तुम्हारा काम होता प्रॉपर्टीज खरीदना और बेचना। बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है ना ये कोई, ऐसे चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाना तो बिजनेस नहीं है। मैं गुरुद्वारे में सोच रहा हूँ कि फ्री एक कोचिंग सेंटर खोल दूँ, तो वो क्या होगा? बिजनेस होगा? नहीं, तो चैरिटेबल है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। रिटायरमेंट के बाद यही काम करने हमने, रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं चैरिटी करेंगे, है ना। जब सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होगी तब हम चैरिटी में आ जाएंगे। फिर गुरुद्वारे के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल जैसे होता है ना, डॉक्टर्स चलाते हैं पीजे से रिटायर होकर, तो चैरिटी के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं, मंदिर को चल रहा है ना, ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे। तो बिजनेस होना चाहिए वहां पे, वो पार्टनरशिप है। हाँ, बिजनेस कोई एक भी चला सकता है और सब भी चला सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रूल लगेगा, एजेंसी रूल बोलते हैं इसको। इन बातों को बहुत डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपके नोट्स बनाए हैं। पहले हम ये बात समझ लें, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। ये एक एसोसिएशन है बेटा, जिसको बोलते हैं रिलेशन। जैसे हम लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्लासरूम, तो हमारी आपस में क्या होगी? एक एसोसिएशन। तो मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो मेरी आपके साथ क्या रहती है? एसोसिएशन। तुम्हें एक राइट मिल जाता है सबको व्हाट्सएप करने का, फोन करने का, डाउट्स लेने का, सब कुछ करने का। हम एसोसिएट हो गए ना, हमारा एग्रीमेंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस रिलेशनशिप। ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है डेफिनेशन। डेफिनेशन और मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। मीनिंग में हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट अगर एग्जाम में को 1 मार्क में थ्योरी आती है, 1 मार्क में तो देखो आती है थ्योरी, तो पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप, तो किसके ऊपर लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अपने हिसाब से नहीं, सेक्शन 4 एग्जैक्टली ये लिखनी है आपको। ये वही है जो पीपीटी में दिखाई थी मैंने आपको। अब जो काम की बात है, ये जो बेटा जो पर्सन होते हैं, हम थोड़ी पर्सन पर्सन बोलते रहेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली जब ये लोग इकट्ठे होंगे, कलेक्टिवली ये क्या बन जाएंगे? फॉर्म। अलग अलग पार्टनर्स है, जैसे तुम अलग अलग क्या हो? स्टूडेंट। कलेक्टिवली क्या हो? क्लास। क्लास हो गई, अब तुम क्लास बन गई। दिस इज कॉल्ड 12th बैच 330 ट्यूजडे अल्टरनेट, आपका नाम बन गया एक। अदरवाइज आपका अपना एक अच्छा सा नाम भी है ना। तो तुम एक स्टूडेंट हो लेकिन तुम मिलके क्या हो? एक क्लास हो। ऐसे ही इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं, कलेक्टिवली फॉर्म, और फॉर्म का एक नेम होता है, फॉर्म का एक नेम होता है, ठीक है। जो भी जैसे बंसल कॉमर्स क्लासेस, फॉर्म का क्या हो गया? एक नेम हो गया। उसके बाद अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझनी, क्या लिखे बेटा? 2 पॉइंट व्यू होते हैं, या 2 पॉइंट ऑफ व्यू। पहला,
अकाउंटिंग, दूसरा लीगल, अकाउंटिंग एंड लीगल। आपने प्लस वन में पढ़ा था। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा ये जो स्टाइल है बेटा टीचिंग के अंदर, जब मैंने मेमोरी टेक्निक्स पे रिसर्च की थी तब जाके मैंने चेंज किया था। मैं 2-2 घंटे मिरर के आगे खड़े होकर बोलता था, अपने स्टाइल को चेंज करता था। आपको जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ, आपको एक तैयारी के साथ बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ा रहा, है ना। आपको लैंग्वेज हमेशा स्पेशल मिलेगी। तैयारी क्यों है ये, कह रहा अब तो सब चीज़ें याद हो चुकी, उस टाइम तो मैं याद करना पड़ता था। मतलब दो तरह की चीज़ें हैं, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दिस इज द ओनली डिफरेंस कि मैं टीच कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब क्वेश्चन पूछने की साइड से पूछ रहा हूँ, मैं हर बार थोड़ी पूछूंगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा लैंग्वेज ऐसा होगा, ठीक है। 1-2 दिन में समझ जाओगे जो ओल्ड स्टूडेंट है, सॉरी न्यू स्टूडेंट है। दो तरीके थे बेटा, प्लस वन में याद होगा आपको। एक हम बोलते थे फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑनर और बिजनेस सेपरेट है, अलग है, जिसका हमने प्रिंसिपल भी पढ़ा था। यस, बिजनेस एंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो वही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। टफ भी वही लगता है बच्चों को कि अगर एक लाइन आ जाए तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल लगेगा इस पे। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल वो ये कहता है ऑनर और उसका बिजनेस अलग अलग है, एक नहीं है। लेकिन लॉ कहता वो घर की बात है, अकाउंट्स में है वो, लेकिन कल को जब केस होगा तो किसको बुलाया जाएगा, ओनर को। मान लो किसी शॉप पे केस हुआ, तो अब ओनर ये नहीं कहेगा देखो मैं तो शॉप से अलग हूँ, मैं तो बिजनेस से अलग हूँ, आप जाओ शॉप पे जाओ, शॉप के सामने खड़े होकर बोलो, शॉप आंसर देगी। लो बोले क्या मतलब इस बात का, ओनर को बुलाओ, पुलिस आएगी गाड़ी में उठा के ले जाएगी, किसको लेके जाएगी, ओनर को। बोलेगी आपको जज साहब ने बुलाया था, पाए क्यों नहीं। तो लॉ ये कहता है, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस दोनों सेम है। कल को अगर लॉस हुआ तेरे को, अगर तेरी फर्म इंसॉल्वेंट होगी तो लॉस कौन भरेगा, तू। तेरा घर सब बिकेगा, सब बेच के भी लॉस पूरा करना पड़ेगा बेटा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, वो प्लस वन में भी थी और प्लस टू में भी, क्योंकि सोल ट्रेड में भी है और पार्टनरशिप में भी है, दोनों में अनलिमिटेड है बेटा, दोनों में अनलिमिटेड। लिमिटेड किस में है, कंपनीज में, इसलिए वो कॉन्सेप्ट ज्यादा फेवरेट होता है। 10 रुपए का शेयर खरीदो, रिलायंस कंपनी के ओनर बन जाओ। रिलायंस कंपनी के ओनर बनने के लिए 10 रुपए चाहिए मेरे को सर, एक शेयर 10 रुपए का उनका, तुम भी ओनर बन गए, तुम कह सकते हो मेरी रिलायंस कंपनी है। आइए कि उनके करोड़ों रुपए में तुम्हें 1 रुपया मिलता है, कि तुम्हारे पास एक शेयर ही है, पर तुम्हारी लायबिलिटी 10 रुपए तक है बस। कल को कंपनी को 500 करोड़ का लॉस होगा, तुम्हारे सिर्फ क्या जाएंगे, 10 रुपए। लेकिन अगर पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में तुम हो और तुम्हें नुकसान हो गया, तुम्हारा बिजनेस तो बिक ही जाएगा, सारी एसेट्स फिर घर पे आ जाएंगे, घर बेचेंगे, गाड़ी बेचेंगे, गोल्ड बेचेंगे, तुम्हें छोड़ के सब बेच देंगे। इसलिए अगर किसी का लॉस होता है उसको नहीं कुछ कह सकते, पर उसकी प्रॉपर्टी सब सील हो जाती है, इसलिए लोग भाग जाते हैं, रातों रात भाग जाते हैं। कितने लोग भागे हुए हैं इंडिया से, इंडिया आज भी वेट कर रहे हैं कब वापस आएंगे, या आते तो फिर उनको अंदर डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बेचो और लॉस दो, क्राइम नहीं किया उसने, बिजनेस का लॉस उसने पूरा नहीं किया। तो पार्टनरशिप और सोल ट्रेड दोनों में सेम बात है बेटा, लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर सेम है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। ये बात तो जनरल नॉलेज की बात है, आज की बात नहीं है, कोई भी कभी पूछ सकता है आपसे कभी भी। इसे अगर लॉस हुआ तो फिर आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ेंगी, सब लिखा हुआ है ना। ओके, उसके बाद अब आगे बेटा मेन चीज पे, हमारी फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप की। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, देखते किसी को याद हुई है, बोल के दिखाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the Partnership Act 1932, it is a relation among persons who agree of a business carried on by one or any of them। अब इन सबके, अब हमने समझ तो लिया मीनिंग, है ना। अब नॉर्मल टीचिंग में क्या था, हम एक लाइन बोल के निकल गए आगे, पर इसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आज मुझे आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है, आज के लेक्चर से कुछ भी आ जाए बेटा पूरे साल, चाहे स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में या उसके बाद सीयूटी में, कहीं भी आप दे सकते हो आंसर, क्योंकि नंबर 1 है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वर्ड कहां से बना है, रिलेशनशिप। एक मिनट दीजिए बेटा, इसका टच होने।
हाँ जी, तो जो हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था ना, रिलेशन, उस रिलेशन पे क्या वर्ड बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। उस एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट ये हमने बनाया है एग्रीमेंट, लॉ ने नहीं बनाया। मीन्स लॉ के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बैठते हैं, चार बातें लिख लेते हैं, जो लिख ली वापस में क्या हो गया? एग्रीमेंट। जैसे दो लोगों में झगड़ा होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है? पेपर लो, लिखो, तुम आगे से ऐसा नहीं बोलोगे, ये आपको ऐसा नहीं कहेगा, तुम इसके प्लेस पे नहीं जाओगे, ये तुम्हारे प्लेस में जाएगा, कर साइन। बीच में एक जज होता है, एविडेंस होता है, जो दोनों को कॉमन बंदा है, दोनों का फ्रेंड है, वो भी साइन कर देता है। ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। हमने बना लिया घर में बैठ के। तो ये इट्स नॉट क्रिएटेड बाय लॉ, चाहे वो ओरल है या रिटन है, बट एक एग्रीमेंट तो होना चाहिए। और वो एग्रीमेंट जिनके बीच में है वही लोग कौन है? पार्टनर है। किसके होना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सबको पता हो मेरे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, मुझे कितना पैसा लगाना है, ये सब बातें। ये एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए हो सकता है बेटा। अब ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर वेंचर, मतलब एक पर्टिकुलर वर्क, जैसे मान लो फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर को बनने में लगेंगे 2 साल, तो हमारी पार्टनरशिप कितनी देर की होगी? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 3 लोग मिलकर फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, काम करें मिलके, फ्लाईओवर बना दें, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, प्रॉफिट बांटो, निकल लो, अलग अलग हो जाओ। तो पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए हो सकती है। तो वो वेंचर खत्म होते ही तो हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो किसके लिए होगा? एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए। यह एक होता है, लिखा है बेटा एट विल। इस विल का मतलब है, ये बड़ा डेंजरस वर्ड है। अगर 3 पार्टनर्स है ना, अगर एक ने भी बोल दिया कि मैं चाहता हूं पार्टनरशिप बंद हो जाए, तो पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। जैसे 4 फ्रेंड्स नीचे खड़े हैं, एक ने बोल दिया आज क्लास बंक करते हैं, तो बोलो कि अब भाई ने बोल दिया तो करना पड़ेगा। 3 लोग उसको फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये एट विल हो गया। मतलब हमारी फ्रेंडशिप ही ऐसी है कि अगर किसी एक ने भी बोल दिया कि नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना। दिस इज एट विल। ये बड़ा डेंजरस है, ऐसे ग्रुप्स बड़े डेंजरस होते हैं। तो एट विल को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है ना बेटा, तो वो कभी भी टूट जाएगी, वहां झगड़े होने होने हैं। एक बंदा बोल देगा पार्टनरशिप बंद करो, मैं चाहता हूँ, क्योंकि एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि किसने बोल दिया एट, तो बंद करनी पड़ेगी। वो क्या हो गया? एट विल हो गया। ठीक है। सो बाकी एग्जाम्पल चलती रहेंगी ताकि आपको याद रहे। सुनना, एंजॉय करना है, माइंड नहीं करना। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। अगर रिटर्न हो गया तो हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा आज का, डीड। इसी से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं बेटा। हमारी बुक का पहला न्यूमेरिकल इसी पे बनता है, डीड के मुताबिक। इसलिए आज की क्लास तो थ्योरेटिकल है, उसको भी मजा लो, उसको भी आप समझो ध्यान से, क्योंकि वो बेस है हमारा। कल से न्यूमेरिकल जब स्टार्ट होंगे तो हर रोज एक ही बात होगी, डीड। ठीक है। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। अगर रिटर्न है तो उसको क्या बोलते हैं? डीड। ओरल को ओरली बोलते हैं। तो एग्रीमेंट में बेटा इतनी बातें हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक और भी है हमारे इंडिया में, हाँ, HOF ना, तो उसको खैर हमने यहाँ पे नहीं लिया। अदरवाइज हम 3 बिजनेस की बात कर रहे थे, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड, हाँ, तो उसमें भी कोई एग्रीमेंट नहीं बनता, उसको छोड़ दो। अगर आपका उस फैमिली में बर्थ हो गया तो आप उसका पार्ट बन गए, हिंदू इंडियन फैमिली का। बिजनेस स्टडी पढ़ा ना आपने, तो वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना क्या वो एग्रीमेंट है, तो वहां पे तो उस फैमिली का पार्ट हो, तो तुम भी उस बिजनेस का पार्ट हो, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा वहां पे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, जिस पे आपका स्कूल टीचर क्वेश्चन बनाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट समझ तो सब लोग? हाँ जी, क्या समझते सब लोग? 2% है, मैक्सिमम नहीं पता। पार्टनरशिप कहती मुझे नहीं पता, मैं तो लिखना भूल गई। 2 और मोर लिख के चल दिए, है ना। मोर कितने, है ना, वो अभी पार्टनरशिप ने नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे मजेदार बात बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक और एक्ट की बात आ गई। आपको फर्स्ट डे समझ आ जाएगा अब प्लस 2 की काउंट्स कितनी सीरियस है।
कितना उसके लिए पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, कितना को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ना हर टीचर पढ़ा सकता है अच्छे से, ना हर बच्चा पढ़ सकता है। प्लस टू अकाउंट्स ऐसी है, तो दोनों की क्वालिटी चाहिए। ऐसे तो स्टूडेंट्स बहुत हैं, टीचर्स बहुत हैं, पर आपको समझना पड़ेगा इन बातों। लो पढ़ी जाएगी यहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसमें कई और एक्ट आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, जो 1872 में बना था, आपको याद रखने कब बना था, कि 3 तरह के लोग हैं जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं कर सकते, या करेंगे तो कुछ एक्सेप्शंस होंगी। माइनर, माइनर समझते हो, अभी तो खैर 18 तक का माइनर माना जा रहा है। जिसकी एज 18 से कम है, जैसे आप सब लोग ऑलमोस्ट माइनर हो, किसी किसी की एज 18 हो चुकी होगी, है ना, बट अदरवाइज मोस्टली 12th का स्टूडेंट माइनर ही होता है। अगले साल तुम्हारा 18th बर्थडे होगा, तो जब तक आप माइनर हो तब तक आप पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। तो एक हाँ जी बेटा, होता है लेकिन माइनर में जाते हैं। हाँ वो आगे आएगा पॉइंट, एक्सेप्शन आएंगे उसकी, वो पहले बोल देता हूँ, नींद के दिमाग चलता रहेगा। माइनर भी पार्टनर हो सकता है, बट सिर्फ प्रॉफिट के लिए, बस सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉस नहीं मिलेगा उसको, और उसकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी, लिमिटेड। बोलते ना बच्चा अपना, इसको लॉस नहीं देना, इसको, इसकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी, लिमिटेड। 1 साल के बाद बच्चा नहीं रहता, वो मेजर बन जाता है। तो माइनर पार्टनर बनेगा नहीं, या तो बनाया तो फिर दूसरे पार्टनर्स को नुकसान है, प्रॉफिट हुआ तो सबको मिलेगा, लॉस हुआ तो बाकी 2 को मिलेगा, माइनर को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए माइनर को भी बनाता नहीं पार्टनर। सब बोलते बेटा पेरेंट्स को लेके आओ, उनसे बात करेंगे, आपसे कोई बात ही नहीं करता, है ना, कई बार। नंबर 2, सेकंड, जिसको लोग डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना सकते, ये 3 लोग किसको डिस्क्वालीफाई करता है, क्रिमिनल, कोई क्राइम हो गया आपसे, कोई केस चल रहा है आपके ऊपर, है ना, या कुछ भी तरह का ऐसा इलीगल आपका कुछ ऐसा बिहेवियर है, तो किसी रीजन से लॉ ने आपको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाइड। तो जब तक तो वहां पे ठीक नहीं होगा तब तक कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। आप किसी को पता नहीं होता इसलिए वो बना लेते हैं आपको, पर कल को अगर बात खुल जाए तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, वो कि तुम तो डिस्क्वालीफाइड हो, ये तुम कैसे आगे। थर्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको थोड़े दौरे पड़ते हैं कभी कभी, मतलब एकदम से पागल हो जाता है। अब ऐसे लोग डेंजरस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनसाउंड माइंडेड, कि कोई पार्ट, जैसे तुम बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, एकदम से भड़को उठा के मेरे सिर पे मारोगे कुछ चीज, ऐसे लोग पार्टनर नहीं बन सकते। इनसे पब्लिक को या कस्टमर्स को या दूसरे पार्टनर्स को रिस्क है। तो अगर कई ऐसी फॉर्म्स बंद हुई हैं बेटा, अब 3 लोग होते हैं, अब एक बंदा इतने डिप्रेशन में चला जाता है। देखो जब तुम गुस्से में रहोगे, या तुम अग्रेशन में रहोगे, या आप कुछ भी ऐसे में रहोगे ना, ये सब चीज अच्छी नहीं है, मतलब टेंशन नहीं रहा करो। किसी ने कुछ भी बोल दिया, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसने बोला, क्या वैसे हो नहीं हो, है ना। तो मैं बोल दूं कि तू तू सबसे बड़ा डफर है, तू बोलो सर हूँ वो तो मुझे भी पता है, नहीं बात बताओ ना। अब आप हो नहीं, पर मैंने बोल दिया, सारी गलती तेरी थी, तो तू क्यों बुरा मान रहा है जब तेरी है ही नहीं गलती। तो जब तक तुम अपनी नजरों में ठीक हो तब तक तुम खुश हो, नहीं तो फिर उसको करेक्ट करो, सामने बढ़ के माफी मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें होती है। लेकिन अब अनसाउंड माइंडेड हो तो फिर आगे आके तुम्हें एग्रीमेंट करने का राइट नहीं रहेगा, वो यहीं से शुरू हो जाता है ना, आपका गुस्सा आगे आके एग्रेशन डिप्रेशन का, फिर आगे आके क्रिमिनल। तो ये जो चीजें ना, ये लो यहाँ पे कहता अनसाउंड माइंडेड लोगों को दूर रखो। वो कभी तो नॉर्मल होते हैं, कभी एकदम से बढ़ जाते हैं। तो फिर अगर मान लो 3 में से कोई ऐसा हो गया, पहले तो ठीक था, अब उसको दौरे पड़ते हैं, ऐसे कुछ ऐसा होता है, तो फिर बाकी 2 पार्टनर लॉ में जाएंगे, कोर्ट में जाके बोलेंगे हमारी फॉर्म बंद करा दो, इससे पीछे छुड़वाओ, हम अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो वो एग्रीमेंट नहीं बना सकता, बना हुआ हो तो कैंसिल हो जाएगा। समझे बातें। तो हमने थ्योरी को भी ऐसे, और बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है प्लस 2 की, थ्योरी है भी बहुत कम, कोई कोई चैप्टर हम ऐसे थ्योरी में पढ़ते हैं, बाकी सब न्यूमेरिकल है, ये भी नॉलेज के लिए। अब आपने पढ़ लिया ना, याद नहीं करना, पूछा जाएगा आपको, टिक करो, 4 होंगे आंसर, एक में माइनर लिखा होगा तो माइनर पे टिक कर देना, 3 लिखे होंगे तो ऑल ऑफ अबव, ऑल पे टिक कर देना। आगे, अब आगे बात कंपनीज की बेटा। कंपनीज एक्ट कब बना था, हाँ पहले तो बना था, जब बना था, लेकिन अब क्या नाम है उसका, हाँ 2013। ये कहता है, ये सेक्शन 464 कहता है, क्योंकि लो नहीं कहता, लो के अंदर क्या बोलते हैं, बोलते हैं तू नहीं बोलता, तेरा पैसा बोलता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, एक्ट नहीं बोल रहा,
एक्ट का क्या बोल रहे, सेक्शन। तो अब आपको याद नहीं बेटा, सेक्शन 4 किसका है, बोलो 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 ना, अब ये मुश्किल है, हाँ, बोलो ना तभी याद होगा। हाँ, तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है, 1932 का है। और सेक्शन 4 के आगे 6(4) लगा दो, 6(4) क्या हो गया, 4 6(4), ये किसका है, हाँ, इसने एम्पावर किया है, पावर्स दी हैं किसको, गवर्नमेंट को, कि आप, मैं क्योंकि गवर्नमेंट ही फिक्स करेगी, एक्ट तो बोलता नहीं है, पार्लियामेंट में तो गवर्नमेंट ही बोलती है, कांग्रेस बीजेपी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसको राइट दे दिया कि आप लिमिट फिक्स करो, मैक्सिमम 100 तक जा सकती है। अभी 100 मत याद कर लेना, 100 तक जा सकती है, बट डिसाइड कितना हुआ, 50। गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर कितना फिक्स किया, 50। पहले ये 20 होती थी, बट अब इस बात को भूल जाना, अभी कितनी है, 50। कल को 60 हो सकती है, 70 80, मैक्स में कितनी, 100। तो सिर्फ उन्होंने पावर दी 100 तक करने की, पर गवर्नमेंट ने कितना किया, 50। और ये 50 बनने के बाद कहां लिखा गया ये चीज, रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। 2013 में बेटा एक्ट बना, 14 में उसके रूल्स बनने शुरू हो गए, फिर चेंजेस आते नहीं, और जो 10 साल लगेंगे प्रॉपर, 1956 की चीज को तुमने अब जाके चेंज किया है, तो अब तो 10 साल हो ही गए ऑलमोस्ट, 2023 में सारे रूल्स बन चुके हैं, सारी बुक्स रिवाइज हो चुकी हैं, है ना। तो 2014 ये आपका एक रूल्स का है सेक्शन, उसमें रूल्स 1 2 3 4 5, 10th रूल जो है रूल 10, उसमें क्या लिखे है, 50। मतलब जो गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स की है बेटा, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, तो लिखी कहाँ गई, रूल 10 में। अभी आपको कहाँ मिलेगी, कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट के अंदर 464 तो सेक्शन है जिसने पावर दी है, उसके बाद जब फिक्स हो गया तो उसी एक्ट के अंदर 2014 रूल्स के नाम से एक इंडेक्स है, वहां रूल 10 में जाके लिखा हुआ है 50। तो सब कुछ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, उसी ने ही गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है। गवर्नमेंट ने कितना फिक्स किया है, 50। अब ये नहीं कि 31 मार्च तक आपके दिमाग में डाउट चल रहा है कि सर 100 है कि 50 है, वो है बात गलत, अभी से क्लियर कर लो, कोई बात नहीं। मैक्स में कितना फिक्स कर सकते हैं, 100, किया कितना सर, 50। और कहाँ लिखा है ये सब चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है? तो आज तो भी बहुत कम होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स दे देंगे, और मैं आपके ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आपको लगे तो ओपन करके लैपटॉप पे भी पढ़ के देख लेना, लेकिन आपको पीडीएफ यहीं से सब मिलेगा, मतलब नोट्स मिलेंगे, उसमें से पढ़ना है आपको। ये तो अभी फर्स्ट डे है, तो अभी स्टूडेंट्स का पता भी नहीं था कितने स्टूडेंट आने, तो अब ये सब क्लियर है, ओके। सो चले आगे, उसके बाद बेटा तो ये आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे, आराम से पढ़ना। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस। अब ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बिजनेस भी कौन सा होना चाहिए, लॉफुल। एक इलीगल बिजनेस होता है स्मगलिंग। 3 स्टूडेंट्स ने बिजनेस शुरू कर दिया कि सिंगापुर जाएंगे, गोल्ड छुपा के लाएंगे, इंडिया लाके भेज देंगे, फिर उसके ऊपर के बिजनेस भी है इलीगल। तो इलीगल बिजनेस नहीं करना है, पार्टनरशिप किस चीज की मानी जाएगी, लीगल बिजनेस की। ये नहीं कि किडनैपिंग का बिजनेस किया, एक बंदा पैसे लेके भाग गया और बाकी 2 लोग केस कर रहे हैं उसके ऊपर, किसी सबने मिलके हार्डवर्क किया था, अकेला पैसे लेके भाग गया, पहले तुम उन दोनों को पकड़ा जाएगा, फिर उनको बोला जाएगा कहाँ हो सकता है वो तेरा बंदा, उसको ढूंढते हैं, लाइक दैट। मतलब आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो, ऊपर से पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर रहे हो कि सर हमारा किडनैपिंग का बिजनेस 2018 में स्टार्ट हुआ था और हमने मिलके किया है, और इस बार इसे धोखा दे दिया, तो हम बाकी वर्क करते रह गए और ये पैसे लेके भाग गया, है ना। इस टाइप से बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो आपको इस टाइप की एग्जाम्पल से याद रहेगा बिजनेस कौन सा चाहिए, लीगल, और प्रॉफिट मोटिव तो है ही बेटा उसके अंदर। अच्छा, जो बातें मैं बोली सब लिखी हुई है ना, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो या अकाउंट्स की हो, ये मेरा ही अपना पैशन है कि मैं अपने वर्ड्स नहीं पढ़ता, समझा के भेजूंगा, आपको घर जाके पढ़ने है ना। थोड़ा बोरिंग हो जाएगा मेरा पढ़ना, क्लियर। हाँ, इसमें ये भी एक बात है कि बिजनेस हो सकता है ट्रेड हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ना, दिवाली पे क्रैकर्स रख लो, होली पे कलर्स रख लो, कई लोग यही बिजनेस करते हैं, इंडिया के फेस्टिवल्स ही उसका बिजनेस है ना। दिवाली पे क्रैकर ले आता है, फिर होली पे वो ले आता है, लोहड़ी पे लोहड़ी का सामान ले आता है, वो यही वाला बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है,
2 महीने एंजॉय करता है, फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। तो ये भी हो सकता है। वोकेशन, प्रोफेशन, मेरा टीचिंग प्रोफेशन है ना, ट्रेड बिजनेस आप जानते ही हो, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, कुछ भी कहीं भी हो, मतलब बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए और वो लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। वो कई बार ना कोई बिजनेस लीगल होता है पर बाद में क्या देते हैं, इलीगल। जैसे चंडीगढ़ में एक बार, नहीं हरियाणा में एक बार वाइन लिक्वर बेचना बैन हो गया था, तो फिर हरियाणा का वो बिजनेस जो जहाँ पे लिक्वर सेल होती थी, वो सारी शॉप्स क्या होगी, बंद होगी, वो फिर कहीं इधर उधर शिफ्ट हुई। तो कई बार एक बिजनेस लीगल होता है, बाद में वो क्या हो जाता है, इलीगल, फिर आपको बंद करना पड़ेगा, आप उसके पार्टनर नहीं हो सकते। और चैरिटेबल बिजनेस एक्टिविटी ये सब समझा दी मैंने आपको, प्रॉपर्टी, कुछ एग्जाम्पल पहले समझा दी, ठीक है, सब हो गया। प्रॉफिट शेयर रेशो बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम बिजनेस किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आज तो मेरा ज्यादा लिखने का वक्त नहीं है। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, ए, बी एंड सी, तीनों का रेशो है 2:1। इसका मीनिंग क्या होगा, 2:1 ऐड करो, कितना हो गया, 5। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 5। मान लो मेरे बिजनेस को, मैंने कहा था, थ्योरी में हम बहुत सी बातें करेंगे बेटा, पर जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा ना, वो एक सिंगल वर्ड से स्टार्ट होगा। आप सबको वो वर्ड आता है पहले से, हाँ, नेट प्रॉफिट कितना से, और नेट प्रॉफिट कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट कहां से आता है, बट अभी कोई बात नहीं करनी। तो प्लस 1 में फाइनल अकाउंट नहीं आता ना, ये कोई बात नहीं, मुझे प्लस 2 में चाहिए नहीं, बेसिक नॉलेज चाहिए बस। आपने बोला हाँ पता है सर, जीपी और नेट, बस इससे नहीं, इसके बाद तो नया चीज आएगी +2। बाकी का सिलेबस है जो +1 में नहीं था। +2 के बाद जो करोगे उसमें +1 +2 दोनों का आएगा। वहां मैटर करेगा कि +1 में आपको कितनी अकाउंट्स आती थी, वहां अगर मैंने आपको अच्छे से सिखाया तो वहां फायदा मिलने वाला आपको, और यहाँ बेसिक्स की बात आने वाली है। तो अभी बेसिक ये कहता है कि नेट प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, वो तो मैंने निकाल लिया, वो निकाल के दिया जाएगा। मतलब हमारे +2 का फर्स्ट चैप्टर में हर क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, नेट प्रॉफिट इज गिवन, कैलकुलेट नहीं करना कभी, इट स्टार्ट्स फॉर 60,000। फिर इसको बांटो 3 पार्टनर्स में, कैसे बांटोगे, वेरी सिंपल, ओरली करने, और कैलकुलेशन पे मैं क्लास आपको अलग से दूंगा जो नए स्टूडेंट्स हैं। अभी मंडे बैच में भी नए स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी हैं, हम इवनिंग वाला बैच भी एक नया बना रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके रेफरेंस से आ रहे हैं, तो फिर नए स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे कितने हैं, उनके ऊपर हम कैलकुलेशन को लेकर वर्क करेंगे। देखो बेटा 60,000 बाई 5, 12 आ गया, 12 इंटू 2, इट मीन ए को 2/5 मिलना है। किसका 2/5, अभी थोड़ी कि हम ऐसे 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 करेंगे, मजा आता है बस ऐसे करने में। +1 में बताया था कि ऐसे ऐसे नहीं करना, कटिंग करना हो, ये गलत है। जो भी नया बच्चा आता है +2 में वो ये कर रहा होता है, और +1 के स्टूडेंट जो हमारे अपने स्टूडेंट है उनको रोका हुआ है। जस्ट डू ओरली। 60/5 12 नहीं कर सकता तो क्या कर रहा है तू अकाउंट्स में, 60/5 12, 12 इंटू 2 24। तो ए को मिलेगा 24, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा 12, बी का 2/5 सेम, और सी का 1/5। सबको किससे मल्टीप्लाई करने, 6 से। क्या सबको क्लियर है, ओके है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को बांटना। बट इतना आसान नहीं होगा, इसको सिखाने में मुझे 15 लेक्चर लगेंगे, और ये सारे लेक्चर आपको पता है बताने की जरूरत नहीं, हमारी मोबाइल ऐप पे पूरी +2 क्लास पहले से रिकॉर्डेड है, जो अभी अभी खत्म हुई है, बिल्कुल लेटेस्ट चीजें जो मार्च तक करवाई उनको हमने। तो अप्रैल से मार्च तक का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको करवाना है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तुम्हारे स्कूल में गुडविल चैप्टर अभी स्टार्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल हम करवाएंगे 17 लेक्चर्स में, वो कराएंगे 4 लेक्चर्स में, वो ऐसे बोलेंगे ना वो चैप्टर खत्म, फिर गुडविल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे भी चैप्टर स्टार्ट करें, ऐप में जाओ, रिकॉर्डिंग को देखो। स्कूल लेवल पे बेटा परेशान नहीं रहना है, सिर्फ वो इसलिए फैसिलिटी दी जाती है। मैं तो थोड़ा स्लो पहुंचूंगा वहां पे, इसलिए मुझे टाइम लगेगा इसको सिखाने में, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है। डिवाइड करना तो ईजी है, बट ये जो 60,000 से को बांटना है वो ऐसे नहीं बांटना। क्या करना है फिर उसमें, सुनो ध्यान से। पहले 60,000 में से पार्टनर्स को IOC देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
उनसे आईओसी लेना भी है, आईओडी, उनसे इंटरेस्ट लेना भी है। जब उनसे इंटरेस्ट लेंगे तो मेरे बिजनेस की वो क्या बन जाएगी, इनकम वो प्लस हो जाएगी 60 में। एक इनकम है जो हमें होती है पार्टनर से, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाकी हम उनको क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। बिजनेस अपने पास रिजर्व्स बनाता है, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व। ये सब करने के बाद मान लो बचेगा 18,000, वो पार्टनर्स को मिलेगा किस रेशो में, 2:1। दिस इज योर फुल चैप्टर जिसपे टॉपिक्स आएंगे। अगर तुम्हारे पास आज बुक्स हैं, नहीं तो बुक्स ले लो, है ना, टीएस ग्रेवाल बोलोगे तो आपको वो दोनों वॉल्यूम दे देंगे, वॉल्यूम 1 भी और 3 भी, ठीक है। 2 अभी आया नहीं, आने वाले ही बस। तो फर्स्ट चैप्टर अगर तुम ओपन करोगे ना, बुक ओपन करके देखना, आपको हेडिंग क्या मिलेगा, पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, जो मेरा कल टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हैं वो होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन, मतलब ये सारा चैप्टर है हमारा। फिर ये बेसिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर मेन हेडिंग स्टार्ट होगा, वो है मेन। तो गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स आएंगे इस चैप्टर में, मतलब वो सब कुछ है। ये पूरा चैप्टर आपका, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टच दिया मैंने फर्स्ट डे कि चैप्टर क्या है, नहीं तो तुम यहाँ से सोच के जाओगे थ्योरी है ये तो, है ना, थ्योरी सिर्फ फर्स्ट डे है बस, आज बतानी जरूरी है ना, डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं कर सकते। बट न्यूमेरिकल आर मोर इंटरेस्टिंग, आपको मजा आ जाएगा। सो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट रेशो, कुछ फिक्स कर लो भाई, और जिस रेशो में प्रॉफिट बांटोगे उसी रेशो में लॉस। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है, एक बिजनेस कोई एक भी कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं। अगर कोई एक करता है, कोई एक करता है तो बेटा वो होता है एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर होता ही है। और जो बिजनेस नहीं करता वो स्लीपिंग पार्टनर तो होता ही है। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर मैंने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिया, बिजनेस नहीं करूंगा मैं, मेरे पास कहाँ टाइम है, मेरा मेरा तो फुल टाइम यहीं पे होता हूं मैं। तो मैं इस इंस्टीट्यूट का क्या हो गया, एक्टिव, और उस बिजनेस का क्या हो गया, इनएक्टिव। अगर पेट्रोल पंप खुल गया ना तो मैं तो बैठूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्या लगाऊंगा, पैसा, पैसे लगा सकता हूँ और तो कुछ नहीं। तो मैं क्या बन जाऊंगा, स्लीपिंग। तो मैं क्या हूं, और वो जो लोग मेरे बाकी के पार्टनर्स काम कर रहे हैं वहां पे, वो लोग क्या है, एक्टिव स्लीपिंग। तो समझ आ गया, जो काम कर रहा है वो एक्टिव है, तो जो काम नहीं कर रहा है वो स्लीपिंग है। उसने सिर्फ क्या लगाया है, पैसा। अगर मैं पैसा भी ना लगाऊं, फिर कोई रोल ही नहीं। मैं बोलूं भी देख ऐसा है, ना मैं पैसा लगाऊंगा ना मैं ना कोई काम करूंगा, फिर भी मुझे पार्टनर बना लो, प्रॉफिट दे दो। फिर क्यों देगा प्रॉफिट, मतलब कोई एक तो चीज दे, या तो पैसा दे या प्रॉफिट, सॉरी, या टाइम, या वहां बैठ के मैनेजमेंट संभाल, कुछ तो काम कर। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो काम तो कर रहा हूँ ना, और इसके बाद मैं पेरेंट्स की मीटिंग भी कर रहा हूँ, मैनेजमेंट भी देख रहा हूँ, टाइम टेबल भी देख रहा हूँ, ये मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ का क्या हो गया, एक्टिव। एक्टिव स्लीपिंग के अलावा इनके 2 टेक्निकल नाम है बेटा, एक है एजेंट और दूसरा है प्रिंसिपल। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो वाला प्रिंसिपल, अब वो प्रिंसिपल नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला, PLE नहीं, PAL। अब ये क्या है बेटा, एजेंट और प्रिंसिपल क्या है। एजेंट है जो कोई काम करता है, आप ऐसे समझोगे नहीं, मैं आपको एग्जाम देता हूँ। मान लो बेटा ये रिमोट है और मैंने आपको अपना क्या बना लिया, एजेंट। मैंने आपकी क्लास लगाई कि बेटा आप हम सब ने ना ये रिमोट बेचने, ये मान लो बंसल कॉमर्स क्लासेस का रिमोट है, घर घर जाके बेचने, है ना। आप बेचो, ये 500 का बोलने, कम से कम 400 का बेचने, इससे कम नहीं बेचना। अब आप मेरे क्या बन गए, एजेंट, और मैं हो गया कंपनी, मैं हो गया प्रिंसिपल। लेकिन डोर क्लोज कर दो। लेकिन आपने क्या किया, 400 की जगह पे 300 का बेच दिया, वो उन्होंने मना लिया आपको जैसे भी करके, है ना। अब आपने जब 300 का बेचा और मेरे पास ऑर्डर आया कि सर एक रिमोट सप्लाई कर दो इस हाउस में, 300 रुपये का बेचा मैंने, तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे क्या हो, एजेंट हो। एजेंट जो डिसीजन ले ले, क्या बोला मैंने, एजेंट जो डिसीजन ले ले वो डिसीजन अप्लाई होता है किस पे, प्रिंसिपल पे। इसका मतलब अगर 3 पार्टनर्स है बेटा, ये देखिए, सपोज A, B, C, इसमें A और B एक्टिव पार्टनर है
और सी जो है स्लीपिंग पार्टनर है। ये बिजनेस में आता नहीं मतलब। अब ये दो लोग जो भी डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन से अगर लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, इसको मानना पड़ेगा। तो उस केस में हम सी को बोलेंगे प्रिंसिपल और ए और बी क्या बोलेंगे, एजेंट। अब एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है? जो आपको बाइंड कर सकता है वो है एजेंट। अगर आप बाइंड हो सकते हो, प्रिंसिपल। मान लो आपने बोला सर मेरा, कई बार मुझे फोन आता है स्टूडेंट्स का कि सर मेरे फ्रेंड ने भी ज्वाइन करना है, आप कितनी फीस लोगे उससे? मैंने बोला बेटा तू जो डिसाइड कर ले मैं वो ले लूंगा। अब मुझे तो पता नहीं, तेरे फ्रेंड की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है। अब मुझे पता, देखो सामने कोई बात करने आ रहा है तो मुझे पता कि उसकी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मैंने बोला तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी फीस फिक्स कर दे, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी। अब आपके फ्रेंड से आपने बात कर ली है ना, आपने बोलिया कि बस शगुन का 1 रुपया दे देना, बहुत है सर के लिए, 1 रुपये में ही सर पढ़ाएंगे पूरा साल। अगर तूने ऐसे बोल दिया ना, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या दे दी थी, अथॉरिटी। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को बोलना, बेटा तू डिसाइड कर ले, जो तू बोल देगा तेरा भाई उससे बाहर नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कई बार फ्रेंड्स में, हम कई बार इमोशनल होकर बोल देते हैं कि जो तू बोल देगा, फिर तूने अथॉरिटी दे दी, उसको क्या बना लिया अपना, एजेंट। तू क्या बन गया, प्रिंसिपल। अब आपने अगर फ्रेंड से कर लिया कि चल तेरे का 1 रुपये में तेरा सेटलमेंट करवाते हैं, तो बेटा मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हो गया क्योंकि मैंने आपको राइट दिया है। और ये बातें रिटर्न में भी होती है ना कि मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, ये तो एक मजाक की बात है, कहने की, फोन की बात है। लेकिन जब ऐसा होता है कुछ, तो स्लीपिंग पार्टनर लिख के देता है कि हे एक्टिव पार्टनर्स, तुम जो डिसीजन लोगे वो मुझे मंजूर होगा, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसे बोलते हैं एजेंसी रूल। क्या बोलते हैं? तो इस तरह से पढ़ने में मजा भी है, टाइम भी लगता है, मेहनत भी है, बट वन टाइम है बेटा। इन सब बातों को तुम भूलोगे नहीं अब। क्लियर है? ये हमारी पार्टनरशिप की क्या है, फीचर्स हैं। बड़ी बड़ी फीचर्स हो चुकी, छोटी रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबको पता ही है। ये आगे पॉइंट जो तुम कह रहे थे, माइनर को लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, बाकी सबकी अनलिमिटेड। ऐसे लॉस के केस में लिखा होता है कि माइनर को लॉस नहीं मिलेगा, माइनर पार्टनर हो सकता है बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे तुम 3 पार्टनर बेटा ए बी सी। अब देखो जो मैं बात कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन की, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, सिंपली बोल रहा हूँ ना, मेरी लैंग्वेज हाई फाई तो नहीं कि आप सिर के ऊपर से कर। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो मेरे वर्ड्स को सुन के लिंक कर पा रहे हो, उनके ऊपर सोच पा रहे हो, तो बेटा फिर हो जाएगा काम। नहीं तो नहीं होगा। ये +2 डे बाई डे, 1 महीने में समझ आ जाएगा +2 कितनी टफ है। तो 1 महीने बाद डिसाइड करोगे पढ़ना, अभी से कर लो। बोलते हैं बड़ों की बात मान लो, मुझे 22 साल हो गए +2 में, तुम्हें 1 ही साल हो गया, अभी पहला दिन ही अभी तो ना, तो मैं आपसे 22 साल तो बड़ा ही हूँ पढ़ाने में ही, एज वाइज नहीं कह रहा। तो इसलिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत मेहनत है। कहने को सिलेबस वही सेम है, हर कोई पढ़ाएगा, पर एक एक वर्ड कोई कैसे पढ़ा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये थ्योरी क्लास नहीं लगती, इस कारण से लोग थ्योरी में वीक होते हैं। फर्स्ट डे ही न्यूमेरिकल क्या होता है बेटा, PL प्रोपेशन, तो वो समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू हो गया, मैंने +1 कहाँ छोड़ी थी, नेट प्रॉफिट पे, ये कहाँ से आ गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे तो मजा आएगा आपको, लेकिन डे बाय डे पढ़ते रहना है और इन बातों को समझना है। अब ये समझ आ रहा है, 3 पार्ट लिखे हैं। सी कहता जी मैं तो कल से जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री और अपना शेयर मैंने डी को बेच दिया। ये नहीं हो सकता। अगर तूने डी को बेचना है तो बेच दे, पर पहले तेरे को रिटायर होना पड़ेगा, और डी की क्या होगी, एडमिशन। ये हमारा सिलेबस है बेटा। तुम इस बुक के इंडेक्स में जाना, आपको इंडेक्स में क्या मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। इस सिलेबस में देखिए आपको मिलेगा, देखिए फंडामेंटल जो हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक्स। गुडविल एक अलग टॉपिक है, क्योंकि गुडविल तुम्हें पता नहीं अभी कैसे निकालते हैं। उसके बाद शुरू हो गया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंजिंग रेशो। मतलब पार्टनर को कुछ भी हो गया, वो चैप्टर बन गया। रिटायर हो रहा है, उसकी डेथ होगी, वो नया पार्टनर आ रहा है। अच्छा ऐसे ही वेले बैठे थे, कहते क्या करें, कोई काम नहीं मिल रहा, हम रेशो चेंज कर लेते हैं, 2-3-1 को 3-2-1 कर लेते हैं, तो फिर भी एक नया चैप्टर बन गया। हर बार एक नया एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, चैप्टर नया आ जाएगा। बस ये हमारी पार्टनरशिप है बेटा। और एक दिन क्या होगा, फॉर्म ही बंद हो जाएगी, लास्ट चैप्टर होगा। क्या होगा वो, डिसोल्यूशन। तो आज स्टार्ट हो रही है फॉर्म, जुलाई में हम लोग ही बंद करेंगे, लास्ट चैप्टर करेंगे। 4 महीने की पार्टनरशिप है,
सबसे लॉन्ग सिलेबस पार्टनरशिप का है, वॉल्यूम 1 है, 7 चैप्टर्स हैं। बाकी 2 वॉल्यूम मिलके 7 चैप्टर्स भी नहीं बनते, और वो भी उसमें से 4-5 चैप्टर छोटे 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 चैप्टर्स हैं। वॉल्यूम 2 के सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हैं, 2 या 3, इसका हर चैप्टर पढ़ा है, तो इसलिए इसको टाइम लगेगा। इसी में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ध्यान से पढ़ना। इसलिए तुम्हें अगर बेचना है शेयर तो किससे पूछोगे पहले, अगर वो मानते हैं तो डी एडमिट होगा, नहीं तो नहीं। सी रिटायर हो सकता है, बस उसको ये राइट है कि तू जा, निकल यहां से, नया पार्टनर आएगा नहीं आएगा वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। रजिस्ट्रेशन बेटा, पार्टनरशिप जब बनती है उसको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर फिर भी तुम रजिस्टर करना चाहते हो तो एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म्स। जैसे नोटरी पब्लिक होती है ना, वैसी ये है। उसके बाद जाओ और जाके आप उसको क्या कर लो, रजिस्टर कर दो। पार्टनरशिप को रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप हम बिना रजिस्ट्रेशन के चला सकते हैं। जैसे मैं 2 टीचर मिलकर इंस्टीट्यूट खोल ली, चलाते जाओ, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्रीमेंट भी ओरल भी चल सकता है। देखो होता है ना आपस में कितना ट्रस्ट है, मैंने आपको ओरली कोई बात बोली, आपने मान ली, अल्लाह सर हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमें ये बात लिख के दे सकते हो, तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड डीड। एक्ट बताइए हमें कौन सा एक्ट लगेगा, हाँ गुड। राइट्स ड्यूटीज वो छोटी बात है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा, अभी समझ नहीं आएगा, अभी एक बार छोड़ दो। और मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, है ना। फटाफट कर दूँ क्योंकि एक्चुअली लेट हो गए स्टार्ट करने में हम। ये पूरा 90 मिनट्स का लेक्चर था हमारा, मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था आपके बैच में जो कल रिकॉर्ड हुआ था। पार्टनरशिप डीड क्या है, ट्राई करेंगे कि आप दोनों बैच सेम रहें, मंडे वाला ट्यूसडे वाला, है ना। आप शफलिंग कर सकते हो, कभी भी चाहो तो 2 बजे वाले बैच में जा सकते हो, वहां से यहां आ सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है, डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी, लेकिन ओरल को डीड नहीं कहते, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट राइटिंग में होगा उसी को क्या बोलते हैं, डीड। कंपलसरी है नहीं, कंपलसरी नहीं है, हम बना भी सकते हैं और नहीं भी, ज्यादा हाईलाइट हो गया, कंपलसरी नहीं है। थर्ड, ये क्यों बनाया जाता है, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, है ना। और जब ये बन जाता है तो सब लोग साइन भी करते हैं और उसे फिर रजिस्टर किया जाता है अंडर द एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्टर ऑफ द फॉर्म, ठीक है। और रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है, ये सारे वर्ड जब तुम नोट्स में से पढ़ लोगे, है ना, तो अभी चलेंगे एक लेवल पे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको इशू कर दूंगा, फिर इसको पढ़ लेना और इसके वर्कशीट्स करना। अभी आज तो बहुत कम हुआ है, मैंने कहा ही था कि आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ समझेंगे कि क्या पढ़ना है हमें। इसमें टर्म्स कंडीशन लिखी होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जो लेटेस्ट ऐड हुई है, एनसीईआरटी में से ली गई है ये। एनसीईआरटी में एक चीज़ ऐड हुई थी लास्ट ईयर, स्टैम्प एक्ट। क्या ऐड हुआ था, स्टैम्प एक्ट। जैसे कभी तुमने रेंट डीड देखी हो, अगर आपके घर में कोई टेनेंट रहते हैं या आप किसी के घर में रहते हो किराए पे, तो आपके बीच में क्या बनती है, एक रेंट डीड। उसका ना एक प्रोफॉर्मा होता है जो बना बनाया होता है कि ऐसे लिखा जाएगा, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी इज अ लैंडलॉर्ड, सेकेंड पार्टी इज अ टेनेंट। वो डिजाइन कहां पे दिया हुआ है हमें, स्टैम्प एक्ट के अंदर। मीन्स पार्टनरशिप डीड कैसे बनेगी, ये बातें कहां लिखी हुई हैं, उसका डिजाइन वहां से देख लो, नाम अपना भर लो, फिर उसको रजिस्टर कराओ किसके साथ, रजिस्टर ऑफ फॉर्म के साथ, फिर उसको बोलते हैं डीड। अगर इतने पंगे नहीं करने तो फिर ओरली बातें कर लो 2-4, बन जाओ, फिर पार्टनर्स, स्टार्ट कर दो पार्टनरशिप। पर झगड़े जरूर होंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट हो गया सबको लगेगा मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, प्रॉफिट ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, वो इसलिए झगड़े होते हैं। इसलिए बेटर है कि डीड हो। लेकिन अगर डीड में लिखा जाए तो क्या क्या लिखा जाएगा बेटा, फॉर्म का नेम, फॉर्म का नेम, बिजनेस नेचर, क्या क्या बिजनेस है, कहाँ पे है, एड्रेस क्या है, पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए स्टार्ट की गई है, अगर बंद की जाएगी तो क्या क्या रीजंस होंगे, क्या क्या मोड्स होंगी। ये लास्ट चैप्टर की थ्योरी है बेटा, उस दिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि
पार्टनरशिप बंद कैसे होती है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, फिर पार्टनर्स के नेम एड्रेस, ये सब फालतू बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली 4 चीजें। कैपिटल, पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आएगा, कितनी लेके आया, या तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर डीड में लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो यहां से बेटा मेरा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डे 2 आ जाएगा, जहां पे मैं सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट कैसे बनता है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रोल प्ले करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है ये तो सबको पता है, बट फिर भी आपको ये नहीं वरी करना +1 में अगर मुझे नहीं पता तो क्या होगा। जहां जहां बात आएगी मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं कल ये भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्यों देते हैं। तो +1 में नहीं आता तो डोंट वरी, आपको +2 में पक्का समझ आएगा। बट तुम होने चाहिए, जैसे मैंने बोला, ऐसे फिजिकली नहीं कि 60 kg मेरे सामने है, मुझे सिर्फ दिमाग चाहिए 400 ग्राम का, बस 400 ग्राम का दिमाग ही बहुत है, या तो सिर्फ वो निकाल के भेज दो, है ना। तो इसलिए वो अगर सुन रहा है तो काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो मिलेगा पार्टनर्स को, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है वो लिखी जाएगी, अगर नहीं लिखी गई, होता है ना वो कोई बात नहीं भाई तो हैं, जो मर्जी बांट लेंगे, बाद में देखेंगे, बिजनेस तो स्टार्ट करो, ऐसे करके स्टार्ट होता है। 2 कजन मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं, तब बड़ा प्यार होता है, बाद में झगड़ा हो जाता है ना। शुरू में तो होता है, बाद में सबको लगता है कि नहीं मेरे कारण है प्रॉफिट ज्यादा, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ज्यादा टाइम डिवोट करता हूँ। लेकिन लो ये कहता है या तो रेशो लिख लो डीड में, अगर नहीं लिखी इक्वली, फिर चाहे किसी ने 10 लाख लगाए हो, किसी ने 1 लाख, कोई पूरा दिन बैठा है, कोई 10 मिनट के लिए भी नहीं आता, चाहे कोई काम करता है नहीं करता, कोई स्लीपिंग है चाहे वो एक्टिव है, कोई आपकी बात नहीं मानी जाएगी। प्रॉफिट क्या बंटा जाएगा, इक्वल। 2 लोग है तो हाफ हाफ, 3 लोग है तो 1/3 1/3 1/3। 60,000 प्रॉफिट है, 20 13 20 20, वहां पे कोई बात नहीं चलती कि मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। या तो लिख लो, बस लिख लिया तो वैसे, नहीं तो इक्वल। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की लिमिट लगाई जाती है कि एक पार्टनर पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स कर सकता है या कितनी ड्राइंग्स नहीं कर सकता, ये लिमिट फिक्स होती है। नहीं तो कोई आएगा, एक का काम यही हो जाएगा, आओ 10 मिनट बैठो, पैसे निकालो और निकल लो, वो ड्राइंग्स करता रहता है। तो इसलिए लिखा जाता है कि कौन ड्राइंग्स कितनी कर सकता है। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये पॉइंट आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज करता है। ये सारी बातें न्यूमेरिकल है बेटा हमारी, अगर कोई चार्ज करेगा तो फिर बिजनेस के पार्टनर को देना पड़ेगा। तो हमारे बीच में बात पहले फिक्स हो जाए। जैसे क्या ये बात हुई थी फिक्स कि जब हमारी क्लास खत्म होगी तो बाहर आपको स्नैक्स मिलेंगे, बाहर बफे लगा होगा, ऐसा कुछ हुआ है फिक्स, तो नहीं मिलेगा। जब तुम बाहर जाओगे तो सिर्फ पानी की सेवा मिलेगी, स्नैक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे बीच में फिक्स ही नहीं बात। अगर मैंने लिखा होता कि बेटा फर्स्ट क्लास के बाद हम पार्टी करेंगे और हम स्नैक्स सर्व करेंगे, तो बात फिक्स होगी ना, फिर तो मिलेगा मिलेगा। तो बोलो सर आपने लिखा है तो देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये है इसकी इंपॉर्टेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लिखा है तो पार्टनर से लिया जाएगा, नहीं तो नहीं ले सकते। चाहे कोई ड्राइंग 10 लाख की कर ले तब भी नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब बातें नेक्स्ट क्लास की हैं, ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है, ठीक है। और उसके बाद ये अभी मैं यहाँ पे रोक देता हूँ पॉइंट को, क्योंकि टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स की है, फिर उसके बाद ये सब बातें भी मत पढ़ना, तो हम बाद में करेंगे। फिर बेटा ये लास्ट पॉइंट आता है जो एक्चुअली कल यहाँ तक हो गया था। अगर सेक्शन 12 to 17 देखें, अब सेक्शन 4 में क्या लिखी है, डेफिनेशन। सेक्शन 12 से 17 में ये लिखा है कि अगर डीड नहीं है, खैर ये बातें तो मैं 100 बार रिपीट करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स में, अगर डीड नहीं है तो बेटा किसी भी पार्टनर को, अगर डीड है, सबराज फोन छोड़ दीजिए, अगर डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट नहीं है उसमें, मैंने 2 बातें बोली, या तो डीड ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो लिख दो देयर इज नो डीड। पर डीड है पर उसमें क्या नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर जो लिखा है वो तो वैसे ही होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी नहीं मिलेगी, रेम्यूनरेशन को बोलते हैं सैलरी या कमीशन, ये नहीं दिया जाएगा। फिर क्या दिया जाएगा बेटा, 2 चीजें, प्रॉफिट इक्वल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस का मतलब लोन होता है,
अच्छा, लोन जब कोई पार्टनर देता है तो एज ए पार्टनर देता, वो एज ए क्या देता है, क्रेडिटर, एज ए क्रेडिटर। इसलिए ये सब बातें कल आएंगी जब हम कल न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कि वो एज ए क्रेडिटर जब दे रहे हैं ना, अगर वो नहीं भी फिक्स करता कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, तो बेटा आपकी ड्यूटी है, क्योंकि उसने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की आपकी, आप उसको क्या दो, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, और अगर रेट फिक्स नहीं हो तो किस रेट पे, ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने करवा दिया, आज का टॉपिक नहीं था, ताकि दोनों क्लासेस इक्वल हो जाए। अदरवाइज बेटा हमने आज क्या किया, पार्टनरशिप को समझा थोरेटिकली सारी बातों को, और डीड को बात समझा। अब इस बेस पे क्या बनेगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन अपना कराऊंगा सेल्फ, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। ओके, क्लास ओवर करो यहाँ पे।